अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अच्छा जी, भाई सियासत में तो आपको पता है ना, तलातुम है और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, जिसमें प्राइमरी फॉर एंड फोरमोस्ट नहरों वाला मामला है, जिसपे अभी तक कोई पेशरफ्त बड़े ब्रेक थ्रू होना जब अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई तो हम क्यों बात कर रहे हैं? पहले वो बात करो जो कि जहाँ कुछ हुआ है नहरों वाले, उस पर भी हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स डिटेल में करेंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने PSL 10 में पहला मैच जीत लिया है। Now that is news. उन्होंने अपनी पेशरफ्त कर दी है जीत की तरफ। मतलब लेट्स सी क्या होता है आगे, लेकिन मुकाबला था उनका मेरी टीम लाहौर कलंदर के साथ, इसलिए बहुत खुश तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलिए, लेकिन चलिए, मुल्तान भी अपना ही शहर है, खूबसूरत मेहमान नवाज, खूबसूरत शहर है, मेहमान नवाज लोगों का शहर है। टीम जो जीते जो हारे, इसका मतलब उनके शहरों से कोई उस तरह नहीं है कि जी शहर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इट्स अ टीम, इट्स अ स्पोर्ट, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है। आई एम जस्ट हैप्पी, नॉट ऑब्वियसली एट द लॉस ऑफ लाहौर कलंदर, बट एटलीस्ट एट द विन ऑफ मुल्तान सुल्तान, क्योंकि उनकी तरफ से वो दावे बड़े आ रहे थे, स्टेटमेंट्स बड़ी आ रही थी, लेकिन कोई विन्स नहीं आ रही थी, सिर्फ लर्न्स हो रहे थे। होने की कोशिश ना करें आप, हमें पहले बरमला बता चुकी हैं कि जो भी टीम जीतेगी आप उसके साथ होंगी, आपकी वफादारियां किसी एक टीम के साथ नहीं है। 100 नहीं, हर किसी के साथ है। आप उल्टे, आपका दिमाग जो है ना वो उल्टा चलता है। आई एम फेथफुल टू एवरी टीम, तो लिहाजा आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। और विन विन हो गया है, अब लर्न कर लिया उन्होंने, अब विन पे आ गए थे हम। तो अब अपने होम ग्राउंड का वैसे इन्हें एडवांटेज मिला। लाहौर कलंदर को इन्होंने 33 रन से हराया है। सुल्तान ने 5 विकेटों पर 228 रन बनाए हैं। यासिर खान ने 87 और इफ्तिखार अहमद ने 40 रन की जारहाना इनिंग खेली। और हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स 9 विकेटों पर 195 रन बना सकी। सिकंदर रजा ने 50 और सैम बिलिंग्स उनके 43 रन बनाकर नुमाया रहे वो। और इवेंट में आज बाय द वे मुल्तान सुल्तान का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। मतलब एक दिन का ब्रेक ही दे देते, लेकिन नाउ इफ दे थिंक दैट दे आर ऑन अ विनिंग in the chart as well, they are at the top. और इस्लामाबाद, हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छा, वैसे आप ये कहती हैं कि आपकी वफादारियां हर टीम के साथ है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए आपका दिल अलग अंदाज में ही धड़कता है। सॉफ्ट कॉर्नर इन द हार्ट। लेकिन एटलीस्ट यू शुड एडमायर माई ऑनेस्टी। मैं मतलब लिटरली इधर बैठे, आई जस्ट टेल यू हाउ इट इज़। अब मैं क्या कर सकती हूँ उस बारे में, क्या हो सकता है? तो दैट इज़ हाउ इट इज़, और इसमें हम डिटेल में लेटर बात कर लेंगे। लेकिन और बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है कि कल मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, वो हम आपको बताना चाहते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 सयाह यानी टूरिस्ट जो हैं वो हलाक हो गए। कैन यू इमेजिन सच ए बिग नंबर? 28 सयाह हलाक हुए हैं, 12 जख्मी हुए हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की सयाह, भारतीय बहरिया का ऑफिसर और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर भी शामिल हैं। और केरला हाई कोर्ट के 3 जज हमले में महफूज रहे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, और ये एक तंजीम है, उन्होंने कबूल कर ली है जिम्मेदारी। और हमले के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जो कि सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे, उन्होंने ज़रा उसको कट शॉट किया और वो आज सुबह वापस दिल्ली पहुंच गए। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि फायरिंग वाक़या पिछले कई सालों में शहरियों पर सबसे बड़ा हमला है। मीरवाइज उमर अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सयाहों पर हमले की मजम्मत की है। अमरीकी सदर ट्रंप, रूसी सदर पुतिन और भारत में मौजूद अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी पहलगाम हमले की मजम्मत की है। सदर ट्रंप ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ हुर्रियत पसंद रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि पहलगाम फायरिंग बिल्कुल सिखों का चेटी सिंह बुरा कत्लेआम जैसा वाकया है। भारत के दौरे पर मौजूद अमरीकी नायब सदर JD वेंस को गोदी मीडिया की झूठी खबरों का शिकार नहीं बनना चाहिए। भारत के इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद कश्मीर की जद्दोजहद और तहरीक आज़ादी को बदनाम करना है। लेकिन जो कहा जा रहा है ना कि जी अभी बड़ा अच्छा अमन चल रहा है वहाँ मकबूजा कश्मीर में, और टूरिज्म वापस आ गई है, कोई मुज़ाहिमत नहीं है, कोई मुज़ाहिमत नहीं है, और हर कोई बड़ा खुश है विद व्हाटएवर हैज हैपेंड। अपीरेंटली नॉट, इन फैक्ट क्वाइट द ऑपोजिट। मतलब कि जहाँ इतना बड़ा अटैक जिसमें 28 लोग मार दिए जाए, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। दे नीड टू रीविजिट देयर डिसीजंस ऑन कश्मीर, क्योंकि ये एक बहुत ही टेलिंग जिसको कहते हैं एक वाकया हुआ है, जिसकी ऑब्वियसली मुज़ाहमत तो हर कोई करेगा, क्योंकि कहीं होना नहीं चाहिए, कहीं भी इंसानी जान का ज़या हो और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वो कमिंग टू द पॉलिटिकल फ्रंट नाउ, और मामला
नहीं हल हुआ अभी ताहाल। आपने कल रात में वज़ीर आला सिंध का जियो न्यूज़ पे इंटरव्यू भी देखा शाजिब खानज़ादा के प्रोग्राम में। इससे पहले भी बरमला वो अपनी पोजीशन स्टेट कर चुके हैं और एहतजाज जो है ना मुख्तलिफ जमातों का, तहरीकों का, वकला का, वो अभी चल रहा है, जिसकी वजह से एक मेजर डिसरप्शन है। आई वंडर उस तरफ बैठे हुए लोगों को अंदाज़ा हो रहा है, KCCI ने भी कह दिया, लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें बाकायदा शॉर्ट हो गई हैं और खुदा न खास्ता ये भी कहा जा रहा था कि मे बी पेट्रोल शॉर्टेज तक बात जा सकती है अगर ये मामला रिजॉल्व ना हुआ नहीं, तो। अब ऐसा लग रहा है जो बातचीत हो रही है और अब वो एक इतनी हाइट पे पहुंच गई है कि शायद रेजोल्यूशन शुड बी नियर नाउ। आपको बताएं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के दरमियान नहरों के तनाज़े पर कशमकश ऑब्वियसली वो तो चल ही रही है। इत्तेहादियों के दरमियान नोक झोंक भी जारी है, अ लिटिल मोर देन नोक झोंक से थोड़ी सी बात आगे गई हुई है। वफाकी वुज़रा बहुत मोहतात हैं और नहरों के इशू पर तोल कर बोल रहे हैं। एवरीबडी हैज़ समथिंग टू से। पीपल्स पार्टी के जो बयानात हैं उनके बावजूद हुकूमत में कहीं कोई परेशानी जो है वो दिखाई नहीं देता और दिखाई नहीं दे रही इनफैक्ट, और हुकूमत जो है वो पूरा एतमाद है कि धमकियों के बावजूद पीपल्स पार्टी कहीं ना नहीं जाने वाली और मौजूदा सियासी सेटअप में वो खुद भी बड़ी स्टेक होल्डर है, तो लिहाजा दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी बातचीत जो है उससे मामलात सेटल हो जाएंगे। एक वजह तहरीक इंसाफ की अंदरूनी मुश्किलात भी हैं जिसने हुकूमत को बड़ी हद तक टेंशन फ्री कर दिया है। इससे पूरी पार्टी बानी PTI से मुलाकात के दायरे में फंसी। लिटरली उनके इशूज़ ये चल रहे हैं कि कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा। पार्टी हर हफ्ते यही रोना रोते नजर आते हैं कि इन्हें खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। जो मिलना जिसको मुलाकात की इजाजत है उस पे उन बाज लोगों को एतमाद नहीं है। एतमाद तो वैसे किसी को किसी पे भी नहीं है। अच्छा ये देखें कल भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बात बिल्कुल वाज़ेह है, आप खुद जवाब जानते हैं कि किसकी क्यों मुलाकात कराई जाती है, वो बात बिल्कुल वाज़ेह है, तो इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इंतज़ामिया से आप पूछे ना कि क्यों वो कुछ की मुलाकात कराते हैं कुछ की नहीं मुलाकात कराते। क्या वजह कि आज मैं काबिल कबूल नहीं था या नहीं पंजोता काबिल कबूल नहीं थे या दीगर लोग जो हमारी लिस्ट में थे, ज़हीर अब्बास साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, उनको नहीं जाने दिया गया, समीर खोसा साहब को नहीं जाने दिया गया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं जाने दिया गया। तो ये इंतज़ामिया से आप पूछिए। लेकिन मेरी इस हवाले से गुजारिश शराई है कि एक बचकाना हरकत है। क्या ये समझते हैं कि इमरान खान को वो हमेशा के लिए दूर कर देंगे उन लोगों से जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं? ये तो नहीं होगा ना। ये 2-3 हफ्ते की खुदाई है, इससे ज़्यादा तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी इस पे कोई एक्शन लेगी? हम अदालतों में भी जाएंगे और हम लाए अमल बनाएंगे, हम इसका एहतजाज भी करेंगे। अच्छा, हुकूमत को ना JUI की तरफ से भी कुछ ठंडी हवाएं जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं और मौलाना अभी तक PTI के पलड़े में अपना सियासी वजन डालने को तैयार नहीं है, विच हैज़ बिन वेरी ऑब्वियस फॉर द पास्ट मैनी वीक्स। फिलहाल अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। तहरीक इंसाफ को JUI की तरफ से कोरा जवाब मिल गया है। चलो ठीक है। JUI-F और PTI के दरमियान कोई सियासी इत्तेहाद तो नहीं बन रहा। फ़िलहाल हमने उनसे माजरत की है, ऑफिशली भी कन्वे कर देंगे इनको और मीडिया के ज़रिए जो है ना वो कन्वे हो गई है। जब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बातें आई, इनके साथी ने वो कुरान शरीफ उठा के बल्कि कुरान शरीफ पढ़ के फरमाया कि जी खान साहब ने उनको ये हदायत दी हैं। फिर चूँकि आदम स्वाति साहब ने फिर JUI की कमेटी की तरफ से जो कमेटी बनाई थी उसमें मैं था। मैंने फिर उसको बार बार रिपीट किया कि इसकी जो है ना ऑफिशली जो है ना आप वजाहत कर दें कि ये आया इस तरह की कोई बात है, तो फिर उसमें कोई रब्ता नहीं किया गया। उसके बाद मौलाना का स्टेटमेंट आ गया तो पूरे एहतराम के साथ हमने अपने तौर पे इशू टू इशू बेसिस पे हम इनके साथ भी चल सकते हैं, हम बाकी अपोजिशन जमातों के साथ भी चल सकते हैं, मगर इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी से लेकर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत से खुश नहीं हैं और तो और सिंध की कौम परस्त जमातें भी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुल्क में बज़ाहिर सियासी अदम इस्तेहकाम के मनाजिर है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ना सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फ़र्क तो पड़ रहा है, इसलिए बार बार राब्ते भी हो रहे हैं। अगर फ़र्क ना पड़ रहा होता तो इस सतह पर राब्ते भी ना होते। देयर इज सर्टेनली अ कंसर्न। अगर 3 दिन में 3 दफ़ा राब्ता हुआ है राना सनाकार शजील मेमन साहब से और साथ ही वो दीगर कौम पर जमा अयाज पलीजो साहब से भी बात कर रहे हैं, वो दीगर लोगों से भी बात कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज़ अ कंसर्न और कॉज ऑफ कंसर्न भी मेजर है, होना भी चाहिए। मतलब अगर एक सूबे का वजीर आला जो जमात आपकी वफाक में इत्तेहादी है वो TV पे बैठ के बरमला ये कह रहे हैं कि अगर हमें इंतहाई कदम पे मजबूर किया गया तो ये हुकूमत गिर सकती है वफाक में।
लेकिन उसका नुकसान सबको होगा और वो ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ सीरियस मैटर। एब्सोल्युटली, मतलब नोबडी थॉट कि ये सीरियस मैटर नहीं है। इस पे ज़रा बात भी कर लें। अच्छा, इस पे सेनेट का भी इजलास हुआ, वो सारा कुछ भी चलता रहा। पीटीआई के अपने भी मसले हैं, पीटीआई का इस मौके इस इशू पर भी एक मौक़िफ़ है। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं, वो कवर करते हैं इन मामलात को, उनसे ज़रा बात करते हैं। अब बताइएगा शब्बीर, ज़ाहिर है एक तलातुम, एक हलचल तो है कौमी सियासत में इस वक्त। पीटीआई अपने ही मसलों में उलझी हुई है या उनकी नज़र इन मामलात पे भी है? देखें, जहाँ पीटीआई की सियासत का ताल्लुक है, वो चाहे अपोजिशन इत्तेहाद से मुतल्लिक जो मामलात हों या पार्लियामेंट या बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक मामलात हों, इसमें पीटीआई अपने आप में ही उलझी हुई नजर आती है। मौलाना साहब ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और जो इमरान खान से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। बाज़ औक़ात ये लगता है कि बैकडोर मुलाकातें, मुज़ाकरात चल रही हैं, बाज़ औक़ात लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इमरान खान से जहाँ तक मुलाकातों का ताल्लुक है, रुकावटें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 1 माह से उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह जो उनके सियासी लीडर्स की मुलाकातें हैं वो कोई 4-5 माह से पेंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद मुलाकातें जो लोग मिलते हैं, कम से कम ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो जब कोई नहीं मिलता है, जब किसी की एक्सेस नहीं होती है, उसके बाद मुख्तलिफ रूमर्स जो है गर्दिश करते हैं इमरान खान से मुतल्लिक, बुशरा बीबी से मुतल्लिक कि उनको कहीं और शिफ्ट किया गया, उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है, उनको ये चीजें नहीं दी जा रही हैं। यानी एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे जो होता है, उसकी कम से कम जिन लोगों की एक्सेस है अब अडियाला जेल में इमरान खान तक, बुशरा बीबी तक, कम से कम वो चीजें रुक गई है। लेकिन मुलाकातों में ओवरऑल रुकावटें हैं और गुज़श्ता रोज भी, पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि वहां पे अब मुलाकातों पे तो ज्यादा ही इश्यूज अब बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग करती है कि इन लोगों को क्यों मिलने दिया जा रहा है, हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये एक मसला तो है पीटीआई में। गुज़श्ता रोज जब आमिर डोगर वहां पे आए, वो अलीमा खान के साथ बैठे थे, तो हमने उनसे जब पूछा कि आप पार्टी क्या कर रही है बानी पीटीआई की राय के लिए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि पार्टी ये फैसला करेगी, इमरान खान साहब खुद इसका फैसला करेंगे, एहतजाज हो, जो भी चीजें हों। लेकिन अलीमा खान ने उनकी बात काटते हुए वहां पे कहा, बल्कि उन्होंने उनको टोका भी कि अब इमरान खान आपको बताएंगे कि क्या करना है, एहतजाज करना है, नहीं करना है। ये तो पार्टी को सोचना चाहिए कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। लिहाजा इसी तरह सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मगर शबीर, पहले इससे पहले जो भी होता रहा है, या एहतजाज कॉल ऑफ करने की बात हो या एहतजाज करने की बात हो, इमरान खान ही बताते हैं। पीटीआई इज इमरान खान। अब अलीमा खान साहिबा का मैंने भी सुना है बयान, उन्होंने कहा जी अब इमरान खान तो नहीं ना बताएंगे कि उनकी रिहाई के लिए क्या करना है, ये पार्टी खुद सोचे। सो इससे पहले जो भी एहतजाज हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी सड़कों पे हुई है या अदर देन सड़क हुई है, इमरान खान ही कॉल देते हैं, इमरान खान ही कॉल ऑफ करते हैं। और अपनी रिहाई का प्लान भी बेहतरीन उन्हीं के पास होगा, वरना तो फिर बाकी तो यूनाइटेड वैसे भी नहीं नजर आते जब तक एक खान साहब की बीच में वॉइस ना हो। जी हाँ, 28 सितंबर का जलसा हो, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 24 नवंबर, 26 नवंबर, ये सारी जो कॉल्स है एहतजाज की, ये इमरान खान ने खुद ही दिए हैं और उस पर जाहिर है फिर पार्टी लीडरशिप तकसीम भी नजर आई। और आपने देखा होगा कि 26 नवंबर का जो एहतजाज है उसमें पार्टी लीडरशिप तो नहीं थी, बुशरा बीबी ने उसको लीड किया। ये बात तो है कि इमरान खान ही एहतजाज हो या कोई भी इससे मुतल्लिक हिकमत अमली हो, तो उसका ऐलान इमरान खान ही करते हैं। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई के अंदर जो उलझाव है या जो डिवीजन नजर आ रही है या जो तकसीम नजर आ रही है, इसकी एक वजह तो ये है कि जो लोग, जिन लोगों की एक्सेस है अडियाला जेल में, अब कल देखा होगा आपने फैसल चौधरी, फैसल मलिक और दीगर वकला मिले हैं, उन पे भी एतराज किया गया जी कि इन लोगों को क्यों एक्सेस दी जा रही है, हमें क्यों नहीं एक्सेस दी जा रही है। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, वो कहते हैं जी मैं मंजूर नजर हूँ, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर जो लोग मिलते हैं वो मंजूर नजर है। लिहाजा ये जो अब तो कि जो ओवरऑल सियासत है, अपोजिशन इत्तेहाद भी वो मामला भी आगे नहीं चले, लेकिन पीटीआई में जो मामला है वो इमरान खान की राय से मुतल्लिक हों या जो मुलाकातें हों,
इस पर ज्यादा डिस्कशन हो रही है, इस पर ज्यादा झगड़े नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शबीर डार। बात यह है कि इसके बाद हम कुछ बात कर भी नहीं सकते, बिकॉज जब पीटीआई की बात होती है तो यही बात होती है कि कौन मिल रहा है कौन नहीं हो रहा। दैट इज इट, दैट्स ऑल दैट इज हैपनिंग। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ, सॉरी फॉर लैक ऑफ एनी अदर वर्ड, इट्स अ बिट ऑफ अ सर्कस आउटसाइड अडियाला जेल, जहाँ सारे पहुंचे होते हैं और फिर वो एक आपस में लड़ाइयाँ ऐसा सच नहीं हो रही होती, लेकिन एक दूसरे पे भी तंज मार रहे होते हैं, किसी को कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही होती, और सारी पैग ये होता है कि खान साहब से मुलाकात किसकी जो मिल लेता है उस पर भी एतराज होता है, मतलब जो मिल लेता है वो जरा चौड़ा हो जाता है कि जी हमारी मुलाकात होगी, जो नहीं मिल सकते उनके ग्रीवेंस होते हैं, दैट इज इट। अच्छा जी, उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी, सारी सूरत हाल पे उनसे बात करते हैं। एक तो पीपल्स पार्टी वर्सेस वफाक जो मसला चल रहा है नहरों की तामीर के मामले पे, और पीटीआई इसमें कहाँ खड़ी नज़र आ रही है, इस पर भी चीमा साहब सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है। हुकूमती इत्तेहाद की बात कर लें तो बहुत मुत्तहिद भी नहीं है ये इत्तेहाद। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो मामलात हैं नहरों से लेकर किसानों और सेलेक्टेड और फॉर्म 47 के तानों तक, सो आपको लगता है ये सॉल्वेबल है इशूज़? देखिए, नहरों का मामला तो बहुत ज़्यादा संजीदा है और पीपल्स पार्टी इस टाइम सिंध में बहुत एक डिफेंसिव पोजीशन पर भी है। जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने एक कामयाबी से एक तासर भी फैलाया है कि पीपल्स पार्टी शरीके जुर्म है, ये फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर तो पानी की सौदेबाजी कर रही है जिससे सिंध को नुकसान होगा। तो सिंध में जो एक इशू जिस पे बहुत ज़्यादा सियासत माजी में भी होती रही है और अभी भी है, वो पानी का मसला है, क्योंकि उधर इवन जो पीने का पानी है वो भी दरियाए सिंध से लोग लेते हैं। तो जो इरिगेशन का सिस्टम है उसके लिए भी ओवर द टाइम जो पानी में कमी वाक़ई हुई है, और वो ज़मीनें जो कि पहले आबाद थीं वो कम पानी होने की वजह से अब बंजर हो गई हैं। अब पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पहले या तो हम नई नहरों की और नई ज़मीनें बात करने की बात करते हैं, पहले तो जो हमारी पानी कम होने की वजह से बंजर हुई हैं पहले तो उनको बात कर लें। तो इन अदर सेंस ये है कि वो ना कह रहे हैं, वो क्या हुकूमत छोड़ देंगे? हुकूमत छोड़ना भी उनके लिए इतना आसान काम नहीं है, और हुकूमत में इस मौजू के साथ, इस इशू के साथ रहना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लग रहा है कि जैसे नहरों वाला मामला शायद खटाई में पड़ जाए, ये जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव है अगर ये होना है तो इसके लिए कोई और सलूशन तलाश करने पड़ेंगे। कई लोग जो हैं वैसे उन्होंने सलूशन दिए भी हैं कि नहरों के अलावा भी सलूशन हैं। आई डोंट नो कि नहरों पर इसरार क्यों है, क्या इसमें ठेके ज़्यादा मिलते हैं या इसमें कोई वर्क फोर्स जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन ये मामला वाकई बड़ा संजीदा है और पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है, सियासत भी कर रही है, लेकिन उनकी सियासत की बका जो है वो भी इसी मौजू के साथ जुड़े। चलिए ये तो बात हो गई, अब आगे ये बताएं उमर कि हुकूमत को टफ टाइम देना ऑब्वियसली अपोजिशन का काम है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल हैं, फलां की मुलाकात हो गई, फलां की नहीं हुई, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ चल रही हैं। और मौलाना फजल ने तो तकरीबन हरी झंडी दिखा ही दी है, तो क्या अपोजिशन अलायंस बनने का अब कोई चांस आपको नज़र नहीं आ रहा? अपोजिशन अलायंस मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अपोजिशन मतलब पीटीआई, और जो मौलाना फजल रहमान हैं उन्होंने पहले ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है, बल्कि ये कोई ख़बर नहीं है उनका इनके साथ कोई अलायंस बनाना जो है वो ख़बर थी, वो ख़बर बन नहीं सकी। कोई एक टेक्टिकल अलायंस या कोई एक लेजिस्लेशन है उस पर उनकी मुलाकातें तो आपस में होती आई हैं। और जो अगर मौलाना फजल रहमान को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर वो किसी बंदे से नाला हैं या उनको लगता है कि उन्हें नुकसान पहुँचाया गया है उनकी शोहरत को या उनकी सियासत को, तो वो उनको इमरान खान से है। तो इमरान खान जो है यानी कि वो उनको अपना एक हरीफ अव्वल तस्वर करते हैं, तो उनके साथ उनके मामलात मुझे ठीक होते नज़र नहीं आते। और ना इमरान खान जो है उनमें ऐसी लचक है, वो भी ज़्यादा अपनी जो एक सेकंड टियर लीडरशिप है उनके ज़रिए चीज़ें ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा होता नहीं है। और फिर जो केपी में है, केपी में मौलाना की सियासत केपी में है या बलूचिस्तान में है, तो अगर वो इनके साथ मिल जाते हैं तो फिर उनका अपना अलायंस जो है, क्योंकि उधर केपी में गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की है, ना सिर्फ गवर्नमेंट पीटीआई की है, उधर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो बंदा है कि जो मौलाना को हरा कर आया हुआ है। तो उस तनाज़र में ये पीटीआई एक सोलो शो ही होगा। पीटीआई का वैसे भी है कोई अलायंस की पॉलिटिक्स पर पहले भी यकीन नहीं इतनी करती, तो मौलाना के साथ तो उनकी बात बनती हुई नज़र आती ही नहीं। जी वो तो नहीं बन रही बात उनकी। अब जब हर तरफ इस तरह की सियासी अफरा तफरी है, इंतशार है, सड़कों पे भी ज़ाहिर है इधर सिंध में एहतजाज हो रहा है, खैरपुर एंड ऑल दैट एरिया, कायदे कानून से इसे सियासी इस्तेहकाम ही कहा जा सकता है या कहा जाना चाहिए, लेकिन तासुर ये है कि सब के बावजूद
हुकूमत पहले से ज़्यादा मुस्तहकम है, अब बाज़ लोग कहते हैं वो पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है। आपको लग रहा है कि हुकूमत पहले से ज़्यादा पुरएतमाद है, या फिर जिस तरह से राबते हो रहे हैं, राना सना बार बार राबता कर रहे हैं, वहाँ पे भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है ये इशू? देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि ओवरऑल जो एक गवर्नमेंट स्टेबल नज़र आ रही है, यानी कि जो भी मामला चल रहे हैं, कभी भी कोई ऐसी तो मेरे ख्याल पोजीशन नहीं आती कि जब कोई मामला नहीं चल रहा होता। छोटे बड़े इश्यूज़ चलते रहते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिससे हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। कोई ऐसी बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की एजिटेशन हो, हुकूमत जो है वो कंट्रोल करने में नाकाम हो गई हो, या ये है कि हमारे तनाज़र में अगर देखें तो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब कशीदगी बढ़ती है तो उसका जो अपोजिशन जमातें हैं उनको फ़ायदा मिलता है, और वो फिर मौका पा के तो दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर देती हैं, और हुकूमत को लगता है कि जैसे उनकी अंदर से ही रेट कमज़ोर होना शुरू हो गई है। तो ऐसी बात अभी है भी नहीं। और शहबाज शरीफ जो हैं बहसीत वज़ीर आज़म जितना लचक का मुजाहरा वो दिखा लेते हैं, या जितनी उनके मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, अभी की नहीं, इवन उन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके अच्छे थे कि जब मियां नवाज शरीफ के मामलात ख़राब थे तो वो भी, यानी कि तब भी जो जिस बंदे से बात करना चाहते थे तो वो शहबाज शरीफ ही होते थे। तो शहबाज शरीफ जो है उनके होते हुए मुझे और ये मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसके होते हुए हुकूमत बज़ाहिर स्टेबल ही नज़र आती है। यानी कि हमारा जो एक तज्ज़िया है वो इसी बुनियाद पे है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर कोई ऐसी कुछ सरप्राइजिंग चीज़ आउट ऑफ ब्लू कोई आ जाए उसका कहा नहीं जा सकता, लेकिन एज़ ऑफ नाउ जो सूरत हाल चल रही है, हुकूमत का जो पहले की निस्बत हर गुजरा हुआ दिन जो है वो, यानी कि जो आने वाला दिन है वो पहले गुजरे हुए दिन से बेहतर ही हो रहा है। तो स्टेबिलिटी बज़ाहिर नज़र आ रही है, कोई ऐसा हुकूमत को कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा चैलेंज नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो हल्के विच मैटर्स वहाँ पे हुकूमत बिल्कुल एक ही। थैंक यू उमर चीमा, बहुत शुक्रिया चीमा। अच्छा, ये अब हमने आपको बता दिया मुल्क का सियासी मौसम तो गर्म ही चल रहा है, और वैसे भी मौसम गर्म चल रहा है, बट थिंग्स आर अबाउट टू चेंज इन कराची। तो कराची में जी आपको पता है कि बहुत ही गर्मी चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि कराची वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि हीट वेव जैसी सूरत हाल का आज आखिरी दिन होगा, और कल से समुद्री हवाएं जो हैं, थपेड़े पड़ रहे होते हैं मुंह पे दोपहर में, ऐसा ही है। तो जब समुद्री हवाएं जो है वो बहाल होने का इम्कान हो रहा है, सो ऑब्वियसली चूंकि गर्मी बहुत है, हुमा उनीबा खड़ी है गर्मी में हमारे लिए, सो उनके पास चलते हैं। चले, एक तो आपने बड़ी देर कराई, मैं तो पहले ही कह रही थी उनीबा आगे बातें बताने के चक्कर में थी। उनीबा बताइएगा आज क्या सूरत हाल रहने वाली है मौसम की, और कल से जरा कुछ गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी? जी हाँ, आज भी वैसे मौसम गर्म और खुश रहेगा, और जो दर्जा हरारत है वो 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन कल से वाकई अच्छी खबर है कि कल से कराची में समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी, दर्जा हरारत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आएगी, और कल से जो कहा जा रहा है कि जो दर्जा हरारत है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेंगे, लेकिन मौसम गर्म और मरतूब रह सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि अब जो है हम ज़्यादा टेम्परेचर देख रहे हैं, दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत भी आए दिन बढ़ती जा रही है। तो ये उम्मीद ना करें कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा, लेकिन हाँ, हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं होगी। शामें कराची की बहुत खूबसूरत रहती है, जो यहाँ रहते हैं वो जानते हैं कि अगर हम दीगर शहरों में अगर जाते हैं तो हमें फिर एहसास होता है कि कराची की शामें बड़ी ठंडी होती हैं, क्योंकि समुद्री हवाएं शाम में बहाल हो जाती हैं और अच्छा मौसम हो जाता है। लेकिन चूँकि अब हम मौसम गर्मा की जाने बढ़ रहे हैं, और मई कराची में काफ़ी ज़्यादा गर्म गुजरता है, इस दौरान भी हीट वेव्स आती रहती हैं, और अब तो गर्मियाँ जो हैं पहले से ज़्यादा शिद्दत के साथ आ रही हैं, हीट वेव्स की शिद्दत के साथ आ रही हैं। तो मौसम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद गर्म हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि अभी कुछ दिन आपके पास ऐसे हैं जिसमें हीट वेव जैसी सूरत हाल नहीं होगी। अच्छा नीबा, ये भी बताएं, क्योंकि आप तो रोज़ रिपोर्ट कर रही होती हैं, यू आर आउट इन द फील्ड, आपको लगता है कि जो डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं कि घरों से ना निकलें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ इस तरह पानी शरबत वगैरह के स्टॉल्स भी ज़्यादा होते हैं, आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं? लोगों का बाहर जाना कम नज़र आ रहा है? स्कूल के बच्चों के हवाले से बता दें, और मुनीबा ज़रा अपना माइक ऊंचा करें, ऊपर करें, ताकि हमें आपकी आवाज़ भी आ जाए सही तरह।
हुमा, मुझे तो ऐसा कोई रश में कमी नज़र नहीं आती। मार्केट्स में भी लोग उतने ही मौजूद हैं और स्कूल भी बच्चे नॉर्मली जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब हमें अपने आप को इस मौसम के मुताबिक ढालना होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ महसूस करती हूँ और दीगर ममालिक से अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे लोग उस तरह से अपनी केयर करते हुए मुझे नज़र नहीं आते। जैसे यहाँ पे मैंने छतरी वाला कल्चर नहीं देखा लोगों में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो शायद बच्चे उठा लेते हैं छतरियाँ या टोपियाँ पहन लेते हैं, लेकिन आम लोग मुझे बहुत ज़्यादा ये कैप्स पहने हुए, सन ग्लासेस पहने हुए या छतरी का इस्तेमाल करते हुए नज़र नहीं आते। और एक ये कल्चर भी मैंने बहुत कम देखा है लोगों में कि वो अपने साथ पानी की बॉटल्स रखा करें। ये भी मैंने बहुत कम देखा। जैसे हीट वेव कैंप्स लगे होते हैं तो यहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ कि बाइक राइडर्स की लाइन लगी होती है, वो वहाँ से पानी पी रहे होते हैं। तो मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये तो वो कॉमन चीज़ें जो हमें खुद करनी चाहिए अपने लिए, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आता। और लोग मामूल के मुताबिक अब घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि सब ने तकरीबन अपने आप को इस मौसम के मुताबिक ढाल लिया, क्योंकि ज़िंदगी रुकती नहीं है। मौसम तो अब मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जाएंगे, तो हमें अब इसको उसके मुताबिक ढालना होगा। लेकिन हाँ, मलबूसात के अगर हवाले से हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि मार्च में दर्जा हरारत बढ़ने लगे और महकमा मौसमियात ने भी बताया है कि 1991 से 2020 का जो एवरेज था उसके मुकाबले में रवां साल जो मार्च का महीना रहा है उसमें जो दर्जा हरारत था वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहा है। तो यानी हम मार्च से ही गर्मियाँ देख रहे हैं। तो लोगों के मलबूसात में तब्दील होते हुए देखती हूँ कि वो लॉन ख़वातीन बहुत ज़्यादा पहने हुए नज़र आती हैं और मर्द भी देखते हैं कि वो हल्के रंग की टी शर्ट्स पहने हुए नज़र आ रहे होते हैं या ढील ढाले मलबूसात उन्होंने पहने होते हैं। अच्छा, टोटली एग्रीड विद यू देयर उनीबा। बहुत बहुत शुक्रिया उनीबा का जो ये कहना है ना कि जिस तरह हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो छतरी ले लो, पानी की बोतल साथ रखो। व्हाई डोंट वी डू दैट? मतलब इसमें कोई ये तो अच्छी एंड ये कोई आके बताएगा तो करेंगे। गए वक्तों में ये ज्यादा रुझान था, छतरियां लिए लोग नजर आते थे। Absolutely. I still remember my grandmother always used to carry an umbrella whenever she used to go out. Do it. जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे मुल्क में शदीद किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है। मतलब कराची में बहुत सारी अशिया इसलिए दस्तयाब नहीं है क्योंकि वो रास्ते में फंसी हुई हैं। फिर कुर्बानी के जानवर जो आ रहे थे वो जरा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर जो आ रहे थे वो बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं क्योंकि सड़कें बंद हैं और गर्मी का आपको अंदाजा है इसमें नहीं है। तो सिंध को मुल्क से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं ना, लेट अस एक्सप्लेन टू यू, वो बंद की जा रही हैं और ट्रेनों के रास्ते भी रोके जा रहे हैं। कई दिनों से आवाम का कारोबार, रोजगार दांव पर लगा है और तो और सैकड़ों ऑयल टैंकर्स भी सिंध की सड़कों पर फंसे हुए हैं। और ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने खदशा जाहिर किया है कि मुजाहिरीन से सड़कें खाली ना करवाई गई तो मुल्क में पेट्रोल का जो है वो बहरान भी हो सकता है, पैदा हो सकता है। और कराची चेंबर ने सड़कों की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सिंध हुकूमत से रास्ते खुलवाने का मुतालबा किया। एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस हम आपको बता भी रहे हैं रोड़ी अली वाहिन में दर्जनों मालबरदार गाड़ियां और कंटेनर्स फंसे हैं। कराची चेंबर का कहना है कि सामान की तरसील शदीद मुतासिर है और इस वक्त हंगामी बुनियादों पर रास्ते खोलने की ज़रूरत है। लेकिन सिंध हुकूमत मुजाहिरीन से सड़कें खाली करने की अपीलों तक महदूद है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया गया। ये सुने। बराए मेहरबानी एहतजाज अपना जारी रखें। हम आपके एहतजाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोगों को तकलीफ में ना लाएं। एहतजाज का तरीका ये भी हो सकता है रोड से आप हटके साइड रोड खुला रखें, सब लोग देख रहे हैं। आप जितने भी लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब रोड पे होते हैं ना तो हम शायद कम गिनते हैं, जब एक जगह खड़े होंगे तो हमें पता चलेगा कि लाखों लोग जमा हैं या करोड़ों लोग जमा हैं, वो सब आप ही रिपोर्ट करेंगे। लेकिन रोड बंद करने से आप अपने लोगों को तकलीफ में डाल रहे हैं। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। अब ये गारंटी भी अगर वज़ीर आला दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं कुछ हो रहा, तो सर्टनली फिर क्या किया जाए कि सड़कें खुलें, ये रास्ते खुलें, क्योंकि एक केओस है। यहाँ से जो सामान जाना है, बाकी मुल्क के हिस्से जो सामान आना है, ऑयल टैंकर्स हैं। इतना बड़ा शहर आप समझिए, 3 करोड़ आबादी का शहर कराची, और उससे पहले वाले शहर, अगर ऑयल और तेल की और पेट्रोल की किल्लत हो गई तो क्या बहरान होगा जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। कराची में 2 मुख्तलिफ मुजाहिरों में कल भी हज़ारों अफराद को ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। सेव विंडोज़ अलायंस के तहत फवारा चौक पर एहतजाज हुआ। शाहीन कॉम्प्लेक्स पर बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे। ये आए रोज़ की कहानी है। मतलब ज़ाहिर है एहतजाज करना हर इंसान का जमहूरी आईनी हक है और हुकूमत भी कहती है, लेकिन कोई बेसिक राइट
इस शहर में रहने वालों का भी तो है, इस मुल्क में बसने वालों का भी तो है। क्योंकि बात यह है कि सिंध हुकूमत एहतजाज करने वालों के हक का एहतराम जरूर करे, जो कि आपने सुन भी लिया, लेकिन ये भी बताए कि एहतजाज से जो शहरी घंटों सड़कों पे मतलब रुल रहे होते हैं, उनका भी तो कोई हक है ना, या नहीं? तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर भी बात होनी चाहिए। इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ अरसलान शेख साहब मौजूद हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं सिंध गवर्नमेंट के, मेयर हैं सखर के भी। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। जाहिर है आपके इलाके और गिरदोनवा में तो और ज़्यादा मेजर केओस है यहाँ पे, जो शाहराहों की बंदिश की वजह से पूरे मुल्क में सामान की तरसील नहीं हो पा रही है, जो सामान आ रहा है, जो सामान जा रहा है, जो आम शहरी हैं। आई नो पर्सनली सो मेनी फैमिलीज़ जो कराची में होटलों में रहने पे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें रास्ते के बारे में डर है कि अगर आम शहरियों को जाने की इजाज़त भी है तो वो ऑल्टरनेट रास्तों पे फंस जाएंगे। कोई कोशिश की है, बातचीत की अब तक, या सिर्फ टीवी पे ही बैठ के कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ ज़रा एक तरफ हो जाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बिल्कुल आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि एक तरफ तो आइनी जमहूरी हक है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन आइन और कानून साथ साथ इस चीज़ की भी एश्योरेंस देता है कि राइट टू मूवमेंट हो, राइट टू ट्रेड हो। तो इन सारी चीज़ों को आपने कॉन्स्टिट्यूशन और साथ साथ जो मुल्क के इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, उसमें देखना है। तो इस वक्त कैनाल का इशू आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो ना सिर्फ सीरियस है, कंसर्न है पूरे पाकिस्तान में, सिंध नहीं कहूँगा, पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए, लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखना है कि हमने इसको एड्रेस कैसे है। तो हमने हमेशा यही कहा है कि ये रेलेवेंट फोरम्स जो हैं, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को, प्रिंसिपल्स को, टूल्स को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि अभी कैनाल्स की हकीकत ये है कि ये जो एक्निक है या CCI है, या आपका जिस तरीके से अगर इनकेस CCI से फैसला हक में नहीं आता तो जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, तो ये सारे फोरम्स अभी अवेलेबल हैं। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो धरनों के ऊपर है, और हम हमेशा यही कहते हैं कि हम किसी भी उस प्रोटेस्ट को कह लें आप, या उस आवाज़ को कह लें जो इन कैनाल्स के ख़िलाफ़ है, हम उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें अपनी आवाम का भी साथ साथ ख्याल करना है कि अगर हम हाईवेज़ ब्लॉक कर देंगे, और स्पेशली अगर आप सिंध के ही हाईवेज़ ब्लॉक हो जाएंगे, तो फिर मामला किस तरीके से चलेंगे। अगर वी आर हैप्पी टू हेयर कि आपके भी बिल्कुल यही सेंटिमेंट्स हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कनालों वाला मामला जो है ये तो अभी चल रहा है, और हमें ये भी नहीं पता, माना कि रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है कि इसमें वी विल टॉक, वी विल सिट एंड टॉक, हमें नहीं पता कि कितनी देर लगेगी। तो क्या ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या वहाँ बैठे रहेंगे, और फिर आम शहरी आवाम जो है, जो बेसिक सिटीजन्स हैं, उनके राइट्स का क्या होगा? तो उसके लिए क्या वाकई कोई अल्टरनेटिव प्लान सोचे जा रहे हैं, या फिर उस तरफ अभी बात नहीं हुई? देखिए, हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो रूट कॉज, सेकेंडली सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, ही इज़ प्रेजेंट इन सक्कर, ही हैज़ इंगेज विद लीगल फर्टर्निटी, बातचीत हो रही है, और यही है कि एहतजाज बिल्कुल करें, लेकिन लोगों को जो इस वक्त परेशानी दरपेश आ रही है, जो फेस करें डिफ़िकल्टी हाईवेज़ ब्लॉक होने की वजह से, उनसे हमारे ही लोग हैं, तो हमने उनको भी आज़ाद कराना है। सेकेंडली रूट कॉज क्या है? देखें, ये पूरा मामला CCI में जाना है। आपका आर्टिकल 150 टू 155 बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता है कि CCI का इजलास आपने जी 90 डेज़ में बुलाना ही बुलाना है। तो मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट के बावजूद ये बात आज सम्मत से बाहर है कि फेडरल गवर्नमेंट क्यों ये इजलास नहीं बुला रही। आज 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया गवर्नमेंट बने हुए। तो द रूट कॉज इज़ द फेडरल गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स द पाकिस्तान, नॉट टूवर्ड्स द सिंध ओनली, कि जी आप अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें ताकि लोगों को क्लैरिटी आए। ये सब आप देख रही हैं कन्फ्यूजन का नतीजा है। और आपके चीफ एग्जीक्यूटिव करा रहे हैं बार-बार, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो कि इस सूबे के अवाम की नुमाइंदा जमात है, जब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं कि ये मंसूबा हम बनने नहीं देंगे अवाम की ताकत से, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, तो उसका कुछ कॉन्फिडेंस उन प्रोटेस्टर्स पे भी तो आना चाहिए ना कि जी हमें बता दिया गया है कि नथिंग डूइंग, ये नहीं आगे जाएगा मंसूबा, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं। तो दैट इज़ व्हाट वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों है वहाँ, या फिर कोई ऐसे उनको अल्टरनेटिव्स दिए जाएं कि चलिए सड़कें ना ब्लॉक करें, ट्रेनें ना ब्लॉक करें, आप ज़रा कहीं और जाके प्रोटेस्ट करें, इस किस्म की कोई टॉक्स। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 90 डेज़ वाला मामला है, CCI का इजलास होना चाहिए, दैट कैन एक्चुअली गो एनीवेयर फ्रॉम a day to 90 days. No, that's a mandatory requirement of the Constitution.
लेकिन इस वक्त जो आप बात कर रही हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जो की कंसर्न है वो यही है कि ये लोगों का, अब इसमें हम देखें जो ये इस वक्त जो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हैं उसके अंदर दो ही तरीके ना, आपका सबसे जो बेहतर तरीका है वो यही है कि इंगेज किया जाए, डायलॉग किया जाए, निगोशिएट किया जाए, कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। तो उसके लिए जो हमारे लॉ मिनिस्टर साहब हैं वो सक्खर में मौजूद हैं और उन्होंने जो हमारी काबिल एहतराम वकला कम्युनिटी है उसको इंगेज किया है, उनसे बातचीत चल रही है और वी आर क्वाइट पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक इसके ऊपर पॉजिटिव आप सक्खर के मेयर हैं, आपके भी सर्टनली पर्सनल राब्ते भी होंगे, आप भी जानते होंगे लोगों को, लॉ मिनिस्टर भी आपकी कोशिश कर रहे हैं, ये मसला हल तो होना चाहिए। ज़ाहिर है कोई और तरीक़ा इस्तेमाल करने पे तो शायद आप लोग गौर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि ऑपोजिशन ये कहती है, एक तासुर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ इन अ डिफेंसिव मोड इन सिंध। तज्ज़ियाकार भी ये कहते हैं क्योंकि जो कौम परस्त जमातें हैं इन्होंने तासुर दिया, हालांकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा दो टोक है, बड़ा वाज़े है, चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर ख़ुद कह चुके हैं कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन कौम परस्त जमातों ने तासुर दिया कि जी पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स कर गई इनिशियली इस मामले पे। तो क्या वो वजूहात हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से ये एहतजाज ख़त्म नहीं कराएंगे और सिर्फ बातचीत के ज़रिए अगर निकल आया हल तो निकल आया, नहीं तो कंटिन्यू रहेगा? नहीं जी, इंशाल्लाह ताला आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम भी बातचीत के ज़रिए ही हुई। बहुत सारी चीज़ें माजी में आप देखें जंगें हुई, हमारे फ़ौजी जो थे तो वो हमेशा बातचीत से ही मसाइल का हल निकलता है और हम इस चीज़ पे 100% पॉजिटिव हैं कि इस बातचीत के ज़रिए, और बल्कि सबसे ज़्यादा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप, क्योंकि जो सारी सिचुएशन है ये कन्फ्यूजन की नतीजे में बनी हुई है। बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें जो अपनी सियासी साख हो चुकी हैं, अवाम का एतमाद हो चुकी हैं, वो उस पर एक मनफी प्रोपोगेंडा कर रही हैं। 218 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है ये, आपका आईने पाकिस्तान कहता है, आपका कानून कहता है कि 10 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट एक्निक में अप्रूव होगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के फैसले सीसीआई में होंगे। अरसलान साहब जब वज़ीर आला आके ये कह रहे हैं कि एक्निक में रुका हुआ है, साथ डार साहब का उन्होंने शुक्रिया भी अदा कर दिया, उन्होंने कहा जी ये हम नहीं बनने देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, तो फिर ये गारंटी उनकी ले क्यों नहीं रहे जो लोग बैठे हुए हैं? सर वो लोग आप देखें ना, अभी इस वक्त मैं अगर आप ओपनली बात करें तो अफसोस की बात यह है कि ज़्यादा पॉलिटिक्स केनाल्स के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो रही है। आप स्टेटमेंट्स देखें तो कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी फिल फॉर हुकूमत छोड़ दे, यानी जो रेलेवेंट फोरम है, जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आपका सीसीआई के बाद का फोरम है, आप उससे भी आउट हो जाएं, आप सीसीआई से भी आउट हो जाएं, आप एक्निक से भी आउट हो जाएं। तो आप जितनी तमाम जमातें हैं ये छोटी छोटी जो जमा हुई हैं, आप उनके अगर स्टेटमेंट्स देखें दैट्स नॉट अगेंस्ट कैनाल्स ओनली, उनका ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे, जी हुकूमत छोड़ दें, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट केयरटेकर सेटअप आ जाएगा उसमें, तो फिर आप लोग भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ऑल द मोर रीजंस कि उनके साथ नेगोशिएट किया जाए, बिकॉज एक्चुअली ये कौम परस्त जमातें ही हैं छोटी छोटी जो आप कह रहे हैं, जिनकी इनको मनाने की ज़रूरत है, तो किस तरह मनाएंगे? जी देखें, बिल्कुल हम तो हर किसी से बातचीत करना चाहते हैं। हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा डेमोक्रेसी की पायनियर रही है और जमहूरियत के ये बेसिक जो तकाजा है वो यही कहता है कि बातचीत के ज़रिए हल करें। लेकिन आप देखें, आप सोशल मीडिया पे लैंग्वेजेस किस तरह की इस्तेमाल की जा रही हैं, एक बड़ा प्लान तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, लोगों की सेंटिमेंट से खेला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त ये वाटर स्कार्सिटी है, आप देखें कि ये पाकिस्तान पहले 14th नंबर पे था, अब 3rd नंबर पे डिक्लेयर हो गया। 50 साल के रिकॉर्ड टूट गए। तो लोगों को जो आबादगारों को पानी नहीं मिल रहा, वो इस वक्त किसी कैनाल का नतीजा नहीं है। वो जो दिसंबर में बरसात नहीं हुई, या कल का भी आप न्यूज़ देखें तो जो हिमालय है उसके अंदर भी 23 साल का बर्फ़ बनने का रिकॉर्ड कम हुआ। तो ये ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का एक सिनेरियो डेवलप हुआ है जिसके से लोग परेशान हैं। उनकी ज़मीनों को पानी नहीं मिल रहा तो कहीं उनके मवेशियों को पानी नहीं मिल रहा। फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं कि जी ये सब कुछ उस कैनाल की वजह से हो रहा है। एक गरीब आदमी, एक आपका आबादगार, एक एग्रीकल्चरिस्ट जो वैसे ये बिजली और महंगाई के अपना लोड के ऊपर है और उसको पानी उसकी ज़मीनों के लिए नहीं मिल रहा, फिर तो अरसलान आपको बड़ी अच्छी तरह बिल्कुल जी फ्रस्ट्रेशन है। तो अभी नहीं बनी है, प्रपोजल है, सो उस का तो अभी असर नहीं पड़ सकता। ये आप बताएं, कम्युनिकेट करें लोगों को, अपनी भी आप अवामी राब्ता मुहिम आवाम से कनेक्टेड है। बहुत शुक्रिया अरसलान, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। और जाते जाते भी दे दें कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आप लोग बुला लें। मतलब ये जो कौम परस्त छोटी छोटी पार्टियों जिनके आप कह रहे हैं कि अंडरलाइंग ऑल कंसर्न्स भी हैं,
सो बी इट, लेकिन अब उनकी एक कॉन्फ्रेंस हो जानी चाहिए ताकि उनको अच्छी तरह सेटिस्फाई कर दें। और ये जो बाकी मामला, जो बाकी सिटीजन्स जो हैं वो तंग आए हुए हैं, उनके भी राइट्स हैं ना, उनकी तरफ भी देखना बहुत ज़रूरी है। लेट अस टॉक अबाउट HBL PSL 10 और इसके ज़बरदस्त जो मुकाबले हैं ना वो जारी हैं। रावलपिंडी कराची का स्पेल जो है वो मुकम्मल होने के बाद कल से मुल्तान में भी मैचेस शुरू हो गए। मुल्तान जीत भी गया अपने होम ग्राउंड मैच, सो इंतजार में थे कि कब आएगा हमारे पास। कराची में हम क्यों नहीं आते? ये हमने वैसे बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन उसका अतीकुर रहमान हमारे साथ ही स्पोर्ट्स को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक भाई, आप मतलब से आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं और कराची में कवर कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ? कोई ज़माना था जब नेशनल स्टेडियम भरता था और लोग आते थे और सीन ऑन होता था? बिल्कुल था, ऐसा नहीं है कि हमेशा से नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो खाली रहा है। अगर आप PSL का लास्ट फाइनल ही उठा के देख लें जो कराची में हुआ था, उसमें ही शायकीन देख लें, उस PSL में ही ये डिबेट हो रही थी कि शायकीन नहीं आ रहे, लेकिन जिस रोज़ फाइनल था उस रोज़ आप देख लें कि मेरे ख्याल से बाहर सड़क में पे भी लोग खड़े थे कि किस तरीके से उनको एंट्री मिल जाए और हाउस फुल हो गया। मतलब डोमेस्टिक भी जब मैचेस वगैरह होते थे, इवन तब लोग आ जाते थे, हमने सुना है, स्टार देखने आते थे। और इस बार तो ऑपोजिट ही हो गया इस बार, लेकिन ये पिछले कुछ 3-3.5 साल से ऐसा चल रहा है कि जो PSL के नॉर्मल लीग मैचेस होते हैं या नॉर्मल जो चैंपियंस ट्रॉफी के भी मैचेस थे उसमें इतने ज़्यादा पब्लिक नहीं थे। अब्दुल्ला, बहुत सारे मसाइल का एक अंबार है, लेकिन लोग ये कहेंगे कि ये कुछ मसाइल जो हैं वो आपको मुल्तान, लाहौर, पिंडी में भी मिलते हैं, वहाँ पब्लिक आती है, लेकिन वहाँ वो ऐसे मसाइल नहीं हैं। यहाँ जिस तरह के मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। अब जैसे अगर आप पार्किंग को ले लें, मैं मानता हूँ कि माजी की निस्बत अब पार्किंग एरिया नेशनल स्टेडियम के बहुत करीब हो गया है। पहले 4-5 पार्किंग एरिया थे, एक गुलशन इकबाल में था, हकीम पार्क था, वहाँ पर था, एक जो है डालमे की तरफ था, एक कश्मीर रोड की तरफ था, वहाँ से शटल चलती थी और शटल नहीं मिलती थी तो पैदल आते थे। मैं मानता हूँ कि अब नेशनल कोचिंग सेंटर एक करीब हो गया, लेकिन उसका एग्जिट और इंटर पॉइंट एक ही है। मतलब जब इतने शायकीन की गाड़ियाँ आएंगी तो एक कतार लग जाती है और एग्जिट एंट्री एक ही हो तो फिर तो भगदड़ मचती जाती है। फिर अगर पब्लिक आ भी रही हो, ये देखिए ना, ये वाले जब पब्लिक आ भी रही हो तो फिर एक इशू हो जाता है कि वो इतने सारे ज़ाहिर बच्चों के साथ होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, फैमिली साथ होती है, एक साथ उस गेट से जाना, एक साथ वहाँ से आना, फिर एक ये एग्जिट एंट्री अलग नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप करना चाहें तो। मैं तो वही तो मसाइल को बता रहा हूँ। फिर आपने एक पेडेस्टल जो है पुल लगाया, वो इतना मतलब उस पर हम जैसा चढ़ता हुआ भी जो है ना वो 10 बार सोच रहा होता है कि इतना डेंजरस लग रहा होता है। फिर आपको क्या होता है, मजबूरन जो है रोड क्रॉस करना पड़ता है। वो रोड क्रॉस डेंजरस है, वो पुल से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, आपको मालूम है किस स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, और बच्चों को लेके, फैमिली को लेके रोड क्रॉस करना जो है। तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज के साथ क्या इशू है? वो इतना ज़्यादा खुला हुआ है या इतना ज़्यादा उसको नज़र आता, बच्चे डरते हैं। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता कि वो लोग जाके जाएं। अच्छा, वी आर होपिंग कि ऑब्वियसली अभी हमने आपको मनाजिर भी दिखाए हैं, एंड द वेरी लो अटेंडेंस इन द स्टेडियम पानी नहीं लेके जा अगले साल चेंज हो जाएगा। फीडर तक लेके नहीं जा सकते बच्चों की फीडर। अच्छा, मुझे छालियां क्या करेंगी? छालियों से बम बनेगा, वहां बंदा बैठ के उसको कूट के मसाला बनाएगा। तो ना क्या लेके जाएंगे, क्योंकि खाएं ही ना। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ ना खाएं, लेकिन उससे क्या होगा अगर कोई छालियां भी लेके जाना चाह रहा है। अच्छा, ये हम आपसे एयरबड्स, उसका क्या इशू है? यानी कुछ भी ना लेके जाएं। एयरबड्स क्या? अच्छा एक बात, एक चीज वापस तो वापस जाएंगे और नई गाड़ी नहीं, एक चीज और, VIPs क्यों कम नहीं हुए? VIPs एरिया जो है, जो यहाँ VIPs आती हैं, वहाँ क्यों नहीं शायकीन कम आते हैं? क्यों वहाँ गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ अंदर आ रहे हैं, वो सब ला सकते हैं। बात करेंगे। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आउट। अतीक, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दिस इज इंटरेस्टिंग एंड अ चेंज, आई वुड से। पंजाब हुकूमत कुछ अरसे से सकाफती सरगर्मियों को सरकारी सतह पर मनाने का ज़बरदस्त रुझान देखने में आ रहा है वहाँ से, और ख़ास तौर पर फरवरी मार्च में पंजाब में सकाफती रंगों से भरपूर शानदार प्रोग्राम जो हैं वो भी देखने को मिले। पंजाब हुकूमत के तहत लाहौर की पहचान समझा जाने वाला मेला मवेशियाँ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया गया, और इसी तरह शालीमार बाग में मेला चरागा का भी 67th ईयर, आपको पता है, उसके बाद इनेकाद हुआ है। पहले कभी होता होगा शो हो गया या फिर मेला चरागा, हमने बचपन में छुट्टी मनाई हुई है मेला चरागा। हाँ, हमने सुना हुआ है, कुछ कभी देखा तो कुछ ऐसा नहीं। तो अब लगता है कि थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। पंजाब कल्चर जो है वो पंजाब कल्चर दिहाड़ भी, यानी कि पंजाब कल्चर डे जिसे कहते हैं, वो भी मनाया गया। सकाफती रंग देखने को मिले। अलहमरा आर्ट सेंटर लाहौर में कल्चरल डे के रंग सबसे नुमाया रहे, जहां पंजाब के रिवायती
मौसीकी, रक्स, दस्तकारी, फूड फेस्टिवल, बहुत सारी चीज़ें थीं। वज़ीर आला ख़ुद भी आई, कुछ विजुअल्स देखें, उनकी गुफ्तगू सुनिए। 30 साल से जो एक सिलसिला चुका था हमारे मेलों का, हमारे फेस्टिवल्स का, हमारी तकरीबात का, जो हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का हिस्सा हुआ करती थी, जिसमें हॉर्स एंड कैटल शो है। 30 साल के बाद हमने बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स एंड कैटल शो को सेलिब्रेट किया माशाल्लाह। और मुझे ये जान के, ये देख के बड़ी खुशी हुई कि 2 हफ्ते के करीब, तकरीबन 2 हफ्ते उसकी जो तकरीबात थी वो चलती रहीं और अवाम की, पंजाब के अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने उन तकरीबात में शिरकत की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितनी एपेटाइट है यहाँ के लोगों में कि वो सेलिब्रेट करें। वो उनके लिए एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की एक एक्टिविटी थी जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बच्चे आए, ख़वातीन आई, फैमिलीज़ आई। तो मुझे देख के बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक कल्चर था, हमारी एक ट्रेडिशन थी, वो रिवाइव हुई है। दिस इज़ वेरी इंकरेजिंग बाय द वे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी, जैसे कि बसंत का पूरा एक त्यौहार मनाया जाता था कुछ साल पहले तक, और अब सोचा जा रहा है कि उसको भी रिवाइव किया जाए, ऑब्वियसली कीपिंग इन माइंड ऑल द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। बिकॉज़ जिस लाहौर में हम पले बड़े हैं, वहाँ पे रंगों की बहार होती थी फरवरी में और आसमान रंगों से भर जाया करता था। लेकिन यस, एट द सेम टाइम इसको बड़ा कैटेगोरिकली हम स्टेट करना चाहते हैं कि कोई भी त्यौहार किसी की जान से ज़्यादा अहम नहीं, लेकिन साथ भी हम ये भी कहना चाहते हैं, और हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि ये त्यौहार हो भी सकते हैं अगर सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको एयर टाइट किया जाए और उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, और उस पर कोई जल्दबाजी ना हो। इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब की अज़मा साहिबा। बहुत कुछ हमने देखा गुज़श्ता चंद हफ्तों में, मतलब जब से मौसम बदलना शुरू हुआ, फरवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स, जो एक्चुअली ट्रेडिशनली भी देखा जाए अज़मा साहिबा तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी लाहौर में मौसम बदलने पे। पता होता था कि जी बड़े फेस्टिवल्स होने हैं, फूलों के फेस्टिवल्स, मौसीकी के फेस्टिवल्स, बसंत का एक, बहुत सी चीज़ें डाई डाउन होना स्टार्ट हो गई, लेकिन आपकी एफर्ट हमें नजर आ रही है टू रिवाइव सम ऑफ देम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एंड हुमा, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखिए, पंजाब का जो सकाफत है बहुत कलरफुल है। पंजाब का कल्चर इज वेरी वाइब्रेंट, और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर हर सूबे की एक अपनी कल्चर है, उसके अपने रंग हैं, उसकी अपनी उसके अपने आर्ट्स हैं, उसके अपने आर्टिजन्स हैं, और उनको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी मुल्क अपनी कल्चर से अगर दूर हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये चीफ मिनिस्टर साहबा का एक विजन था, वो आपको पता है कि चूंकि वो प्योर लाहौरी हैं और पंजाबी हैं इन एंड आउट, तो वो शुरू से वो पंजाब के अंदर जो एक, देखिए, लोगों को उकसाना, मारने का, जलाओ घिराओ करने का, फसाद करने का, ये बड़ा आसान काम होता है शायद, लेकिन कहते हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरना सबसे मुश्किल काम होता है। और हमने वो मुश्किल काम का बेड़ा जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो उठाया, और हमने उनको हेल्प करने की कोशिश की, जिसमें सीनियर मिनिस्टर हमारी जो है उनका भी बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इस तमाम मेलों को, इनको सबको ऑर्गेनाइज करने में बहुत सपोर्ट भी दी। जाहिर है ये तमाम चीजों को करने के लिए बहुत सारी फाइनेंस जो है वो भी चाहिए होता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब, टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, आपके जो नाक़दीन हैं वो कहते हैं कि ऑब्वियसली दीज आर एक्सपेंसिव थिंग्स टू मैनेज एंड टू डू, क्योंकि जिस नौयत का हॉर्स एंड कैटल ही शो था बहुत ही कामयाब और अपनी मिसाल आप था, वो उसमें जो ड्रोन शो था वही ऐसा था कि लोग उसको बहुत अरसे तक याद रखें, लेकिन इट मस्ट हैव कॉस्ट, मतलब इट मस्ट हैव बीन रियली एक्सपेंसिव। सो नाक़दीन आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इतना पैसा इन चीज़ों में सर्फ करना क्या मुनासिब है? देखिए, मेरे नाक़दीन तो बेचारे कुछ भी कहते रहते हैं। देखिए, जलने का और हसद का तो इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोग जो हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया, कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है इसके जरिए। और फिर ये है कि ये नहीं है कि सिर्फ मेलों पे पैसे लग रहे हैं, हेल्थ के ऊपर बहुत पैसे लग रहे हैं, तालीम पे बहुत पैसे लग रहे हैं। अभी आज मैं 2 बहुत बड़ी खुशखबरियां इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर करूंगी, जो पंजाब में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में सूबाई लेवल पर पहली मर्तबा होने जा रही हैं। तो ये तमाम चीजें हर एक डिपार्टमेंट पे काम हो रहा है, और अगर हर जगह पे काम हो रहा है, हर जगह पर जो तो फिर कल्चर को के ऊपर जो है जो क्यों स्पेंड क्यों ना किया जाए। फिर हमारे आर्टिजन्स जो है, हमारे जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी गौर हो सकता है आने वाले सालों में कि हाँ जी, बाकी जो प्राइवेट फर्म
फार्म्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो आएँ ताकि सारा बोझ सरकारी खजाने पे ना पड़े? जी ऐसा ही है, और ख़ास तौर पर अभी जो हमने अलहमरा में जो अपना सकाफत डे मनाया, उसके अंदर मेरे साथ जो है मेरे स्पॉन्सर्स मौजूद थे, और ये हम करते हैं यकीनन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उसको इंगेज करके ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर आप जो है ये कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और देखिए ये जैसे मैंने कहा कि इन तमाम एक्टिविटीज़ से एक पॉजिटिव इमेज जाता है पाकिस्तान का, एक सॉफ्ट इमेज जाता है। बहुत सारे एम्बेसडर्स और काउंसिल जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इस इवेंट में मौजूद थे, और उनमें से बहुत सारे बहुत सालों से थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि वी हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ प्रोग्राम, यू नो, इन लाहौर स्पेशली। सो हम जो भूल गए थे हंसना खेलना, हम भूल गए थे अपनी सकाफत को सेलिब्रेट करना। हम ये हमारी गलती है, मुझे 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 ये सियासतदानों की गलती है कि हमने जो है वो शायद पिछले दौर में तो खैर कुछ भी नहीं हुआ, सकाफत की क्या ही होता, बाकी डिपार्टमेंट में भी कुछ नहीं हुआ। अब हर एक डिपार्टमेंट हर एक जगह को जो है वो उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। अभी ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं जिसपे ये आर्टिजन जो है पंजाब के तमाम डिवीजन से जो है ये आए थे, हमने इनके इंक्लोजर्स बनाए थे। जैसे ग्लोबल विलेज वगैरह में आप देखते हैं हर डिवीजन का एक जो है वो इंक्लोजर था, वहां पर उस डिवीजन से रिलेटेड जो वहाँ के आर्टिजन्स हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, जैसे मुल्तान की ब्लू पॉटरी है, जैसे ब्लॉक प्रिंट है, जैसे जो है ये जो बर्तन बनाते हैं। तो ये तमाम एक्नॉलेजमेंट है उन आर्टिस्ट की, और इनको इंटरनेशनल जो है वो उसके ऊपर लेके जी आजमा, नो डाउट। अच्छा, कुछ हमारे ऐसे भी त्यौहार हैं दैट यूज्ड टू जनरेट अ लॉट ऑफ टूरिज्म। अब हमें कुछ साल पहले याद है कि बसंत के लिए लिटरली बाहर से पाकिस्तानी जो हैं वो भर भर के आते थे, अमेरिका से आ रहे होते थे, यूके से आते थे। वो मतलब इट रियली ड्राइड आउट एंड डाइड डाउन। उसके बाद कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। अब कुछ ऐसी भी बातें सुनने में आ रही हैं कि इवन बसंत फेस्टिवल वुड बी रिवाइव। उसके हवाले से बताएं, स्पेशली सेफ्टी कंसर्न्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज हमें पता है कि दैट became a very dangerous, बड़ा मुश्किल हो गया था उसको मेंटेन करना। आप लोग किस तरह प्लान कर रहे हैं ये करने के लिए? देखिए हुमा और अब्दुल्ला, मैं भी यकीन माने कि हम ग्रो अप हुए हैं उस बसंत को सेलिब्रेट करते हुए, और मुझे तो यहाँ तक याद है कि वो जैसे ईद नहीं भिजवाते आप एक दूसरे के घर, वैसे बसंत भिजवाई जाती थी एक दूसरे के घर। पतंगे, पीला जोड़ा और फूल और ये सब कुछ, बहुत खूबसूरत त्योहार था। खाने पकते थे, मेहमान आते थे। लेकिन हमने जो अनफॉर्चुनेटली हम शायद हम जैसे एक वो कहते हैं ना कि सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट है कि बहुत शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं। अब वो जो हमारी डोर है उसको शॉर्टकट करते हुए धाती डोर की एंट्री हुई, और उस धाती डोर ने फिर लोगों के गले काटने शुरू किए। और यकीनन जब किसी खेल में खून का एलिमेंट शामिल हो जाए तो वो फिर खेल नहीं रहता। लेकिन इसके ऊपर अच्छी खबर यह है कि चूंकि जब से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने एक जिम्मेदारी ली है लाहौर की सकाफत को उसको जो है रिवाइव करने की, तो एक कमेटी बनाई गई है बसंत के रिवाइवल के लिए, जिसके अंदर हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग मौजूद हैं, और उनसे रिकमेंडेशंस जो है वो मांग रहे हैं हम कि किस तरह से हम बसंत करना चाहते हैं, बट लोगों के गले काटने की कॉस्ट के ऊपर नहीं। तो उसके ऊपर अभी जैसे उनकी रिकमेंडेशंस आएंगी, मैं यकीनन उस वक्त आई बी एबल टू शेयर विद यू कि वो क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक फियर मेरे दिल में भी मौजूद है, हालांकि आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ बसंत, कि देखिए आप एक जगह पर, क्लोज जगह पर, वो हम बहस करते होते हैं कि क्लोज जगह पर एक जो डोर है जो फोरेंसिक जिसकी हुई भी हो, जिसको पूरी एक जिसके साथ एक उसकी सर्टिफिकेशन मौजूद हो, वो तो आप कर। लेकिन अगर किसी गली मोहल्ले के अंदर जो देखा देखी कि जी बसंत शुरू हो गई है, तो कोई अपनी जो है वो पुरानी डोरें और वो निकाल के अगर घर की छत पर चला गया और वहां पर जो है ऐसा इवेंट हुआ, तो यकीनन सियासी हुकूमतें जो है उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। और तो आजमा, फिर तो आप लोग मतलब सही इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं डोरों के हवाले से, क्योंकि धाती डोर जिसकी बात कर रहे हैं, दिस इज द रूट कॉज जिसकी वजह से पूरा फेस्टिवल ही बैन हो गया और खत्म हो गया। तो वो चीजें तो जी इसका कुछ हुआ है ऑलरेडी हुमा। इस पे पिछले साल जब चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो है हुकूमत ली, तो ये हमारे सामने उस साल 7 वाकयात जो है ये हुए थे, जिसमें कुछ लोग बेचारे नहीं सरवाइव कर सके, कुछ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव भी कर पाए। लेकिन उसमें जो है उन्होंने हमने चेंज कर दिया है, कानून को चेंज कर दिया है, सजा जो है वो कर दी है। इवन जो ट्रांसपोर्ट करेगा डोर को, इस धाती डोर को, उसके लिए भी सजा है। जो बच्चे ये धाती डोर इस्तेमाल करते हैं
उसको वार्निंग है, फाइन है, और उसके बाद अगर जो है वो 2 दफा की वायलेशन होती है तो फिर उसके बाद उसको जो है वो उसके ऊपर जो है वो केस रजिस्टर किया जा सकता है। इसी तरह जो डोज बनाने वाले हैं उनके लिए सजा में इजाफा किया गया है। तो ज़ाहिर है डेटरेंस के लिए ये कवानीन बनाए जाते हैं। आज़मा साहिबा, अब जरा कुछ दीगर मामला का जिक्र करते हैं जो ज़ाहिर है बड़े गर्मा गर्म इशूज़ चल रहे हैं, पर्टिकुलरली सियासत और फिर बयानात और कैनाल्स का इशू। ज़ाहिर एक मौक़िफ़ आया सिंध से कल, और मौक़िफ़ ये था कि पंजाब हुकूमत के कुछ वज़रा एक्चुअली शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तरह के बयानात देते हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को भी बयानात देने पड़ेंगे उसी जोन में जाके, उसी अंदाज, उसी लबो लहजे में, और फिर वफाक में पीपल्स पार्टी के साथ ना होने की वजह से शहबाज शरीफ की हुकूमत को नुकसान पहुँचेगा। तो दरअसल ये साजिश है पंजाब के वज़रा की। नहीं, वो मेरा ख्याल है गुजरा की बजाय अकेले मेरा नाम ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। और तो कोई गुजरा है नहीं, और मुझे पता है उनके पास 100 तर्जुमान हैं जो सिंध हुकूमत में रखे हैं, और उन्होंने शायद उससे कोई मतलब कोई एक डराने की कोशिश की। तो मतलब मैं क्या, देखिए गुजारिश ये है कि जब आप पंजाब पे बात करेंगे बार बार, और मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि जब आप किसान की बात बिलावल से शुरू करें, वो नहरों वाले इशू से ये शुरू हुए, 2-2 ढाई घंटे की इतनी जहर आलूद तकरीरें होती हैं, हम फिर भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आप जो है वो वन साइडेड आप एक बम्बार्डमेंट करते चले जा रहे हैं, और मैं फिर यही कहते जा रही हूँ कि बैठ के बात करेंगे, इस पे बैठ के बात होनी चाहिए। उसके बावजूद मतलब मजे की बात यह कि ये खुद कर लेते हैं, लेकिन फिर शिकायत भी खुद ही करते हैं, ये मजे की बात है। और दूसरी बात यह है कि अब फिर जब अभी कुछ दिन पहले जो जलसा हुआ उसमें भी 2 घंटे की तकरीर मेरे ख्याल बिलावल साहब ने फरमाई, उसके बाद मुराद अली शाह साहब आए, फिर ये बाकी आए, जो सब पंजाब के किसान जिनको 110 अरब रुपए का प्रोग्राम मिला है चीफ मिनिस्टर की तरफ से, किसान कार्ड हो, उनके पास ट्रैक्टर्स हो, अब एक नया जो है वो वेयर हाउस का सिस्टम जो है वो लेके आई है, इनामात जो ज्यादा गंदम उगा रहे हैं उनके लिए। तो मेरा सवाल ये है कि शजीर मेमन साहब हो या उनके चीफ मिनिस्टर साहब, जिनको पंजाब के किसानों की जो है फिक्र हो रही है, उनको सिंध के किसान नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या यहाँ पर सिंध ने खरीदारी कर ली है? क्या यहाँ पर जिस बात पे हम पे तनकीद कर रहे हैं वो खुद कर चुके हैं? क्या इन्होंने इमदादी कीमत जो है वो अनाउंस कर दी है? तो ये बराए मेहरबानी सिंध तक अगर महदूद रहे, ये 15-16 साल से बिला शिरकत गैरे ये सिंध के अंदर जो है वो हुक्मरान है, ये अपनी कारकर्दगी पे बात करें, अपने पे बात करें, मुझे क्या एतराज है। लेकिन अगर ये पंजाब की तरफ आएंगे और पंजाब की तरफ आकर एक गलत बयानी से, ये महफूज वर्ड है मेरे पास, अगर गलत बयानी से काम लेंगे फिर जवाब देना मेरा हक है। लेकिन मजे की बात ये, तकरीरें भी ये करते हैं, 100 तर्जमान भी नहीं के आते हैं, 1500 बयान भी नहीं के आते हैं, उसके मुकाबले में एक मैं बात करूं तो वो उसकी शिकायतें भी ये करने चले जाते हैं। तो मतलब अपनी अदाओं पे गौर करें ना खुद से। आज़मा साहबा, उनके लिए ये बड़ा सेंसिटिव है इशू ज़ाहिर है, और आपको पता ही है सिंध में क्या सेंटिमेंट है इस वक्त कैनाल के मामले को लेके। एक पूरी शाहराह बंद है, सिविल सोसाइटी इसमें शामिल हो गई है, आबादकारों का मसला है, किसान वैसे ही बारिशें ना होने की वजह से पानी नहीं है, लोगों में गलत फहमी ये भी है कि चूँकि कैनाल्स बन रही हैं इसलिए पानी नहीं है, और पीपल्स पार्टी इसको आखिरी हद तक ले जाने के लिए तैयार है। कल वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि अगर हमें उस नहज तक ले जाया गया तो हम अपनी सपोर्ट खींच लेंगे और वफाकी हुकूमत गिर जाएगी। सो दिस इज सीरियस। नहीं, देखिए वो तो पहले दिन से धमकियां दे रहे हैं। देखिए मुज़ाकरात भी धमकियों के साथ तो नहीं होते ना। एक तो अभी तक कोई नहर बनने शुरू नहीं हुई, नंबर 1, और नंबर 2 ये है कि ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग तकरीरों के जरिए क्रिएट की जा रही है, क्या इसका हल तकरीरों के जरिए होगा? इसका हल यही है कि आप बैठ के बात करें। अब बैठ के बात करने के लिए जो है वो अल्लाह जाने ये तैयार हैं नहीं तैयार हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम की बात पहले करते हैं, हमारे इत्तेहादी हैं। अगर इत्तेफाक राय ना हुआ तो आप पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात की हैसियत से आपका ये मौक़िफ़ है कि ये नहरें नहीं बनेंगी अगर इत्तेफाक राय ना हुआ पैदा? तो देखिए हमारी नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि हम इसके ऊपर बैठकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नहर कहाँ से शुरू हो रही है वो हमारे पानी की नहर है, इनके पानी इंडस से कोई नहर नहीं ली जा रही है। 1000 दफा जो है वो ये बात हो चुकी है। लेकिन अच्छा ये जब इनके साथ ये तकरीरों में और बात होती है, लेकिन ये जब मीटिंग्स के अंदर आप फैक्ट्स के साथ बैठते हैं तब बात कुछ और तरह से होती है। लेकिन वो धमकी देना, वो ये करना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम तो मतलब सुन ही रहे हैं। पहले पिछले 16 महीने में सुनी थी, अभी भी सुन ही रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि हमें सिंध का पानी कतई तौर पर पंजाब
कभी भी सिंध का एक बूंद भी वो ना कहते लेने हैं के लिए। कि ये लो लाइंग एरियाज ही इससे सफर करते हैं, पानी है ही नहीं। डेल्टा का हाल देख लीजिए, पानी है ही नहीं, तो नहरें कैसे बनेंगी? नहीं, हमारे पास भी यही है अब्दुल्ला। हमारे पास भी, अगर आपने इरसा की रिपोर्ट भी देखी हो, तमाम सूबों के अंदर जो है वो पानी का शॉर्टेज है। पंजाब जो है, जो कि बड़ा सूबा भी है, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी ज्यादा है, तो जाहिर है हमें उस शॉर्टेज से ज्यादा फर्क पड़ा है। और ये जो कैनाल है, ये पूरा मंसूबा था, ये सैलाब के पानी को इस्तेमाल करने के लिए है। अब देखिए, जो सैलाब का पानी पंजाब में इकट्ठा हो, उस पानी के साथ हमने क्या करना है, इसका फैसला हम करेंगे ना। इसकी डिक्टेशन हमें सिंध तो नहीं दे सकता। सिंध अपना जो उनका पानी आता है, जो इसमें हमेशा उनका इतना नुकसान होता है सिंध का, उनको भी अपने पानी को जो है वो सैलाब के पानी को सेव करने के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। और ये तमाम चीजें एक तरीके से, एक मुहज़्ज़ब तरीके से, मुहज़्ज़ब लैंग्वेज के साथ जो है वो बात हो सकती है। लेकिन बेसिकली आज़मा आप कह रही हैं कि मिल बैठ के बात होनी चाहिए और दोनों साइड्स कंसेशंस करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम तो पहले भी कंसेशन का मतलब अगर ये है कि हम तो हमेशा वन साइडेड सुन ही रहे हैं, 2-2 घंटे की तकरीरों में लान तान होती है, एक वन साइडेड गलत प्रोपेगेंडा होता है, गलत हकायक होते हैं, लेकिन हम भी फिर भी जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं। और मैंने भी रिस्पॉन्ड सिर्फ बिलावल साहब को वहां किया जहां उन्होंने पंजाब की बात की। मेरा फर्ज है जी, जब पंजाब के किसान की बात आप सिंध में खड़े होकर करेंगे और सिंध के हारी को कुछ भी नहीं मिला होगा, 110 अरब रुपए क्या 10 अरब रुपए नहीं मिले होंगे उनको, तो फिर मुनासिब नहीं लगता ना उनके मुंह से सिंध के जो है हारी की बात होनी चाहिए, ना कि मेरे पंजाब के किसान की बात। पंजाब की देखने तो मौजूद है। Got it. आज़मा, फाइनली लेट्स कम बैक टू द कल्चर की जो हम बात कर रहे थे। सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं कि इफ़त उमर साहिबा जो हमारी सेलिब्रेटेड एक्टर मॉडल हैं, उनको कल्चर कंसल्टेंट की ऑफ़र हुई थी, और तो ये बता दीजिए कि उन्होंने एक्सेप्ट की या नहीं की, ये ज़रा आप कंफर्म कर दें। जी, इफ़त उमर साहिबा को जी मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ज्वाइन करे, और ये जनवरी की बात है। जनवरी में उनका एक नोटिफिकेशन भी हुआ और उन्होंने हमें कुछ दिन ज्वाइन भी किया, लेकिन उसके बाद उनको शायद जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, देखिए सरकार के अंदर जो है वो ना एनजीओ वाला काम होता है, ना हो सकता है, ना प्राइवेट सेक्टर की तरह का काम होता है। वहाँ पे अप्रूवल्स होती हैं, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, एक आपका एक सफेयर होता है, उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इन चीज़ों पर उनको कुछ ऑब्जेक्शंस थे, और इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा कि वो शायद काम नहीं करना चाहती। लेकिन वो जो है उनके पास कोई ओहदा हो या ना हो, वो हमारी एक सेलिब्रिटी हैं, और मैं हमेशा जो है वो उनकी कोऑपरेशन और उनकी जो एक एक्सपर्टीज है इस हवाले से, वो हमेशा सीख करती रहूंगी। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे इतनी बड़ी क्लैरिटी से उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं उनके हवाले से फंसा हुआ लग रहा है, क्योंकि ये उन्होंने नहीं कहा कि ये अगर इत्तेफाक राय पैदा नहीं हुआ तो ये कैनाल्स नहीं बनेंगी, लेकिन सिंध का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये नहरें नहीं बनेंगी। सो लेट्स सी कि वफाक क्या किरदार अदा करता है। ये बहुत सी चीज़ें लेट्स सी होंगी। अच्छा जी, दुनिया भर से हेल्थ से मुतालिक जो हैं कुछ नई तहकीकात, रिसर्चेस, नई दरियाफ्तें सामने आ रही हैं, और हम आपको बताते ही रहते हैं। हाँ, बताते तो रहते हैं, हम आपको आगाह रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक ताज़ा तहकीक ऐसी थी जिसने हमें भी ज़रा हैरान कर दिया। एक निजी तंजीम के तहत होने वाली स्टडी में सामने आया कि हमारे नौजवानों में 70% से ज़ायद लोग जो हैं वो ओबीस हैं। एक्चुअली सामने तो ये तहकीक आ गई, बट वी सी इट टू कि हमारे यहाँ ओबेसिटी है। ख़वातीन में ये तादाद 80% के करीब है। पाक सेहत के तहत होने वाली इस रिसर्च में मुल्क भर से 2000 से ज़ायद अफराद के मुख्तलिफ टेस्ट किए गए, और इसमें सामने आया कि नौजवानों की अक्सरियत मोटापे की जानिब माइल है, और इसकी वजह से उनमें दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, खतरा बढ़ रहा है, एक ऐसा हार्ट अटैक्स हो रही हैं। हाँ, जहां लाखों बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, मैल न्यूट्रिशन की शिकायत है, वहाँ ओबेसिटी कैसे आ गई, ये भी समझने की बात है। और हम जिस्म के एक मखसूस हिस्से से, जिसको हम पेट कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा, उस पर बहुत हमारी चर्बी होती है। डॉक्टर वजीहा जावेद हमारे साथ हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस सारी तहकीक की, पाक सेहत की। डॉक्टर वजीहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। ये सवाल जो अब्दुल्ला ने अभी कह दिया, जहाँ हम स्टंटिंग की, मैल न्यूट्रिशन वगैरह की बात करते हैं, वहाँ हम ओबीस नेशन बनते जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? और बन गए हैं बड़े अरसे से। बन एक्चुअली गए हैं हम इस वक्त, क्योंकि इस वक्त अगर हम लार्जेस्ट किलर पाकिस्तान में देखें तो सेकंड नंबर पे कार्डियोवास्कुलर यानी कि दिल की बीमारियां मौजूद है।
इसकी वजह ये हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फेक्शस डिजीज़ भी बहुत हाई है, पोलियो अभी तक हमारा गया नहीं है, बट एट द सेम टाइम NCD जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें डायबिटीज़ आता है, हाइपरटेंशन आता है और ये दिल की बीमारी आती है, वो भी साथ साथ बढ़ रही है। वन ऑफ द मेजर रीजंस इसकी जो है वो ये है कि हमारे यहाँ, हम साउथ ईस्ट पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा। और मोटापा डजंट एक्चुअली मीन के ओवरऑल लुक मोटापे की हो, इसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि दरमियान के करीब, स्टमक के अराउंड मोटापा हो, वेस्ट आपकी ज़्यादा हो। उसकी वजह से ये होता है कि बॉडी के अंदर जब आप मोटापा ज़्यादा का शिकार होते हैं तो बॉडी के अंदर एक होती है चीज़ इंसुलिन, वो रेजिस्टेंट हो जाती है उससे बहुत जल्दी, तो वी कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंट। एंड वी राइट नाउ एज पर IDF एटलस, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का जो एटलस होता है, इस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 है डायबिटीज़ के अंदर। पहले हम नंबर 3 होते थे, एक ज़माने में हम नंबर 7 होते थे, बट इस वक्त हम नंबर 1 है। हमारी जो ये रिसर्च है पाक सेहत, ये एक्चुअली 2 ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान है। US में एक 1950s में स्टडी हुई थी, उसका नाम था फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी। दैट्स द स्टडी जिसने आज तक बताया है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों के क्या क्या वजूहत हैं। ये एग्जैक्ट स्टडी हमने पाकिस्तान में की है, वही इन्वेस्टिगेटर्स एक्सेट्रा के साथ, बाय द नेम ऑफ पाक सेहत। इसके जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं वो डॉक्टर बशीर हनीफ हैं, हु इज़ द ED ऑफ तबाह हॉस्पिटल, एंड दिस इज़ 100% पार्टनर्ड बाय गेट्स फार्मा, बिकॉज वी बिलीव कि इस वक्त हमें अपनी नेशन की ओवरऑल बीमारियों को देखना है। सो व्हाट वी डिड वाज जनरल पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से, वो लोग नहीं जो बीमार हैं, 30 से लेके 60 साल की उम्र के लोगों में वी कंडक्टेड अ लॉट ऑफ टेस्ट्स। तकरीबन 250 के करीब टेस्ट थे, जिसमें दिल के टेस्ट थे, दिल की नसों के टेस्ट थे, स्ट्रोक के टेस्ट थे, MI के टेस्ट थे, कार्डियक CT था जिसको हम दिल का CT स्कैन बोलते हैं, इसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बहुत सारे और। फिर वी ऑल्सो लुक्ड इनटू स्मोकिंग, हमने वॉकिंग पे देखा, एक्सरसाइज पे देखा, इवन एनवायरमेंटल स्टिमुलेंट्स देखे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या ताल्लुक है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से। सो ये जी 10 साल की स्टडी है, इसमें हम हर 6 महीने पे लोगों को फॉलोअप कर रहे हैं टेलीफोनिकली। अभी कितना अर्सा हो गया? अभी ये बेसलाइन कंप्लीट हुई है और फर्स्ट फॉलोअप कंप्लीट हुआ है 6 मंथ्स। बेसलाइन की स्टडी जो जिसको आप कहते हैं कि जिसमें लोगों को ये नहीं मालूम था कि उन्हें कुछ है, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद द क्वेश्चनर, हमने उनसे सिंपल पहला सवाल ये था कि क्या आपको कोई बीमारी है, तो द आंसर वाज नो। एंड व्हेन वी डिड टेस्ट एटसेट्रा, वी आस्क्ड क्वेश्चंस, तो इस वक्त हमारे पास जो शरह निकल कर आ रही है, अगर मैं आपको डायबिटीज़ बताऊं तो वो 23% निकल कर आई है, और इन लोगों को मालूम नहीं था कि उन्हें डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ होता है जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस का फेज़ बोलते हैं, कि डायबिटीज़ बिल्कुल पहले वाला फेज़। मोस्ट ऑफ दीज पीपल एंटर इनटू डायबिटीज़, वो भी 25% इसमें आया है। और क्या एज ग्रुप आप? एज ग्रुप जी हमने लिया था 30 से लेकर 60 तक, एंड फीमेल्स में हमने लिया था 30 to 65, क्योंकि उनको लेट भी होता है डिजीज़। तो जिनको नहीं मालूम था, जो आप कह रही हैं कि बहुत को नहीं मालूम था, उनकी जिसामत क्या थी? ओबेसिटी ऑलरेडी थी उनमें, या फिर नॉर्मल हेल्दी, या फिर वो आपको देखने में? They were normal and healthy people, but जब उनका ज़ाहिर बात है वेस्ट सर्कमफ्रेंस BMI जो कि वेस्ट और हाइट का रेशियो होता है, वो निकाला गया, सॉरी हाइट और वेट का रेशियो होता है BMI। तो पाकिस्तान में इस वक्त ओबीस या मोटापा जिसको हम कहते हैं, वो वाला चर्बी जो नुकसानदेह है, वो 70% से ज़्यादा आई है। 70%। नहीं, अच्छा, ये ज़्यादा बीमारियां या ज़्यादा शरह उन्हीं लोगों में हैं जिनका वेट ज़रा ज़्यादा है, या फिर वो लोग जो बिल्कुल मतलब जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो एक मस्कुलर हैं, फिट हैं, और उनमें भी ये इश्यूज आ रहे हैं? सो देखिए, इसका एक तो आप देखा हुआ मोटापा होता है ना, कि यू आर फैट ओवरऑल, और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी भी है आपके पेट के अराउंड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम जो हमारी देसी या साउथ एशियन पॉपुलेशन है, इसमें एक टर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। हम इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, नहीं लगता कि हम शायद बहुत मोटे हों, बट हमारी चर्बी बहुत होती है हमारे ऑर्गन्स के अराउंड, जो दिख नहीं रही होती, वो अंदर होती है। उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें आ जाता है हाइपरटेंशन विच इज़ ब्लड प्रेशर बढ़ना, डायबिटीज़ विच इज़ शुगर का ज़्यादा होना, मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और ये सब लीड करता है 2 चीज़ों पर। आई एम वेरी कंसर्न्ड बाय, देखिए एक तो ऑब्वियस ओबेसिटी है, नज़र आ रही है, मोर कंसर्निंग इज द वन जो ना नज़र आ रही है और इंसान खुद को हेल्थी समझे, लेकिन आप कह रही हैं चर्बी वो अंदर होती है और वो ऑर्गन्स के इर्द गिर्द होती है।
होती है. So this is because of our diet primarily. This is because of multiple factors and the world is trying to find out because जो Caucasian population के dynamics हैं whites के वो हमारे पे applicable नहीं. अच्छा, एक तो ये भी है कि हम we are more prone to becoming diabetic. We are more prone to everything because of our genetics. First of all, हमारा जो जीन हमें पास ऑन हुआ है साउथ एशियन, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, ये सारे इलाके में. So one is a genetic predisposition कि हम जिस तरह की हमारी लाइनें जा रही है उसमें है, लेकिन चीज कॉमन है सारे खित्ते में, वो है गंदम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल. इट इज कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल. ठीक, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से होती है, ज़्यादा चर्बी खाने से होती है, ज़्यादा ऑयल खाने से होती है. सो हमारा लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है. ये तो आई मीन इट गोज़ विदाउट सेइंग. हमारे स्टेपल फूड्स ही देख लें तो उनमें चर्बी, उनमें फैट, ऑयल, मतलब ये सब कुछ है. दीज आर स्टेपल फूड्स. दिस इज आवर स्टेपल फूड वन. देन वी यूज्ड टू ईटिंग 3 times a day. वी डू नॉट एक्सरसाइज एट ऑल. अगर आप देखें कि कदम कितने चलने चाहिए तो कितने कदम चलने चाहिए? 5000 कदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है. और आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के देखें, मैं अपना अगर देखती हूँ तो मेरे 800 से 900 बनते हैं सिर्फ. दिस इज अ नॉर्मल ऑफिस वर्कर्स. Right. मतलब दिन में unless you make an effort. Exactly, unless you go to the gym, unless you walk. लेकिन इस वक्त अगर हम वॉक की भी बात करें तो आप बाहर के सर्कमस्टांसेस देख ही रहे हैं, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लोग नहीं कर रहे होते. बट अदर देन दैट, खाना पीना, हमारी स्मोकिंग हैबिट्स, हमारे यहाँ सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये सब चीज़ें लीड कर रही हैं. अच्छा डॉक्टर, अभी तो ये आप तहकीक के इनिशियल फेजेस में हैं. हम आपसे 6 महीने बाद दोबारा मिलेंगे और फिर आपसे वजूहात जानने की कोशिश करेंगे हाउ कैन वी रेक्टिफाई दीज. और ये हमने बहुत पहलुओं से बहुत दफ़ा आपको बताया है. मतलब अभी हम एक्सरसाइज, वॉक, डाइट, मतलब हम हर चीज़ की बात करते हैं. वी रियली नीड टू गेट इनटू इट नाउ, वरना बाय ऑल रिसर्चेस हम सेहतमंद पॉपुलेशन नहीं है. सो वी नीड टू लुक इनटू दैट. डॉक्टर, और अगर हमारे जेनेटिक्स में मसला है तो हमें खुद कुछ करना है कि हम ठीक रहें. हाँ, मतलब इस तरह तो नहीं बैठ जाएंगे ना कि जी वी आर प्रीडिस्पोज्ड टू इट तो हमें तो होएगा ही होगा. इस तरह नहीं हो सकता. बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया. इससे पहले हम केनाल वाले इशू पे बात कर रहे थे. एहतजाज चल रहा है सिंध में, हुकूमत भी सरापा एहतजाज है वफाक के साथ सर्टनली, बट अदरवाइज सिविल सोसाइटी है, दीगर तंजीमें हैं, कौम परस्त जमातें हैं, मुख्तलिफ छोटी सियासी जमातें हैं. उन्होंने तो फिजिकली एहतजाज किया हुआ है, धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से डिस्ट्रप्शन है आमदोरफ्त में, सामान की तरसील में, और साथ में बयानात का सिलसिला भी चल रहा है. थे तो हमने आज़मा बुखारी साहिबा से भी बात की, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, उनका भी टेक था और उनसे हमने सवाल भी किया, जिसका एक रिस्पांस जो है वो अब आ रहा है, क्योंकि हमें कांटेक्ट किया है सिंध गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन सुमेता अफजाल हमारे साथ हैं. सुमेता, ज़ाहिर है आपने गुफ्तगू सुन ली होगी वज़ीर इत्तलात पंजाब साहिबा की. वो ये कह रही हैं कि बातचीत के ज़रिए मसला हल करें, और उनका ये भी कहना है कि तकरीरें तो आप लोग करते हैं और फिर शिकायत भी करते हैं कि बात पंजाब से की जा रही है. अब्दुल्ला नुमा, आई नो टाइम कम है, लेकिन अगर बातचीत से हल करनी होती बात तो आई थिंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट को आप बातचीत के दरवाजे कब खोले. वो पिछले साल ही जो एक गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है या एक खत खिताबत और एक बात करने का प्रॉपर फॉर्मल तरीका जो वो हमने पिछले साल ही शुरू कर दिया. देखिए कि सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि एक आईनी तरीका मौजूद है जिसको कहते हैं CCI. जब हमारे चीफ मिनिस्टर बारहा जो है वो लिख चुके हैं, रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि हर 3 महीने बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो है कि आपकी ये CCI की मीटिंग होगी जहां पे सूबों को कोई भी इशू होता है. कनाल का इशू इज नॉट अ स्मॉल इशू, कनाल का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू है, पानी का इशू पूरे पाकिस्तान का इशू है, जिसमें हम बार बार बोल चुके हैं कि जी बिल्कुल कॉन्वर्सेशन करें. CCI का प्लेटफॉर्म, CCI का फोरम इज द बेस्ट फोरम जहाँ पे सूबे आके अपनी बात रख सकते हैं. तो गवर्नमेंट तो यही आपसे बोल रही है, सिंध तो आपसे यही मुतालबा कर रहा है कि हमें भी बैठ के बात करनी है. बैठ के बात होगी तो डायलॉग से चीजें हल होंगी. अभी भी आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह की साहब की बात जो है वो शजील इनाम मेमन साहब से, हमारे सीनियर वजीर से भी हुई है, और हम खुद चाहते हैं कि सूबे आपस में बात करें और हमारी सारी जो ये रिक्वेस्ट मसाइल का हल जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है. प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. अगर एक सूबे से एक आवाज उठ रही है वो और इतना वो हर बंदा यहाँ पे, हर
हर वॉक ऑफ लाइफ का बंदा जो है वो सिंध में इससे मुतासिर होगा। वो कोई भी हो, वो कराची का रहने वाला हो या वो किसी काश्तकार हो, किसान हो, वो अफेक्ट होगा इस चीज से। तो इसका बेस्ट तरीका डायलॉग है। रही बात कि जो आपने ये भी देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने कल बयान आए, सीएम की तरफ से भी आए, सीनियर वजीर की तरफ से भी आए, अगेन There's some distortion in the line, Sumeta. We'll call you back again. So yeah, आपकी गुफ्तगू ऑब्वियसली हम आपका मौक़िफ़ है और राइटली सो जो आपने बात की है, ये पानी का इशू जो है वो सिर्फ सिंध का इशू नहीं है, पूरे मुल्क का इशू है। और सीसीआई के हवाले से अब ये भी बात हो रही है कि राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि अब पर्सनली इस पे वज़ीर आज़म जो हैं वो बात करेंगे और नेचुरली दैट शुड सेटिस्फाई सिंध हुकूमत एज़ वेल के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़ुद इन्वॉल्व हैं और इस पे डेफिनेटली मज़ीद बात होने के लिए कोई कंसेंसस तो डेफिनेटली निकलेगा जी। और ये मामला जो है ना वो कंसेंसस से ही हल होने चाहिए। अगर कोई कंसेंसस ना निकले तो ये दूररस बड़े इसके नताइज होते हैं। ज़ाहिर हुकूमतों को जो नुकसान होता है वफाक को भी होता है, जमहूरियत को भी हो सकता है। इसलिए इस मामले पे हर तबके की तरफ से सीरियसनेस का एक तो होना भी और जाहिर करना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और चले ये बात शायद पहले हो जानी चाहिए, तो वो सीरियसनेस वाली आपने बात की है, वो कंसल्टेशन, वो कम्युनिकेशन जो अब हो रही है शायद वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा सा बदल गया है, एंटेगनिस्टिक हो गया है एनवायरनमेंट। और अगर शायद पहले इस पे बात हो जाती तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उन पे इत्तफा हो जाता, कंसेंसस हो जाता। सुमेता हमारे साथ हैं जी। सुमेता आवाज़ आ रही है? जी सुमेता हो गई थी, प्लीज कंटिन्यू जी जी। नहीं अब सुमेता वो ये कह रही हैं कि जब केनाल वाले इशू पे तो बात होगी, लेकिन अदरवाइज अगर सियासत होगी, अगर ताने दिए जाएंगे तकरीरों में तो फिर उन तानों का जवाब आएगा। खास तौर पे सुमेता बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो तकरीर थी हैदराबाद में जो उन्होंने की थी, वो शी वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट। नहीं, ऐसा तो कोई हैदराबाद में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन जी अवाम वहाँ पे इकट्ठी होगी। बिलावल साहब जो है एक अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवाम को अपनी जवाब देंगे, वो अपनी अवाम से खिताब भी करेंगे, वो अपने अवाम से बात भी करेंगे। आई एम सॉरी उज़्मा साहिबा को लीडरशिप पर इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। रही बात बिलावल साहब की, बिलावल साहब तो अपनी पार्टी से, अपने लोगों से तो बात करेंगे ना। जो कनाल के लिए निकले वो जलसा किस चीज के लिए था? वो जलसा अवाम निकली थी और इसी तरह 25 तारीख को भी अवाम निकलेगी। अगर इस चीज का हल नहीं निकलता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी ये हक है कि उनके लोग, पार्टी के लोग भी निकलें, क्योंकि पानी का मसला सिर्फ किसी एक शख्स का सिंध में नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। बल्कि हम इसको सिंध पे देख रहे हैं, पानी का इशू जो है पूरे पाकिस्तान का मसला है। वी डोंट हैव वाटर। जब हमारे पास पानी नहीं है तो ये कनाल्स बनना एक बहुत ही अजीब सी बात है कि पानी ना होते हुए हम एक्सटेंशंस ऑफ कनाल्स कर दें। हमें तो बल्कि फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए कि हम पानी किस तरह सेव करें। हम ड्रिप फार्मिंग पे क्यों नहीं जाते? ड्रिप फार्मिंग जो है वो पानी सेव कर सकती है। आपने भी हमारे साथ थर में भी देखा है कि थर में हमने जब थर आबाद किया या जो वहाँ पे इरिगेशन और वो वाला सिस्टम यूज किया, आपकी खुद जियो की टीम ने हमारे साथ देखा हुआ है कि वहाँ पे ड्रिप फार्मिंग यूज हो रही है ताकि हम पानी सेव कर सकें। तो हमें इनोवेटिव आइडियाज यूज करने चाहिए, ना कि किसी एक सूबे का पानी लेके दूसरी जगहों को आबाद किया जाए। चलिए, आई होप कि बातचीत के जरिए मसाइल हल हो जाएं। वो ये कहते हैं हम आपका पानी नहीं लेंगे, लेकिन वज़ीर आला सिंध का भी इकट्ठे मौक़िफ़ है कि पानी है ही नहीं तो फिर पानी कहाँ से लेंगे। और वो जो इरसा में दरख्वास्त दी गई है उसका मौक़िफ़, उसका मतन बिल्कुल और है। उस दरख्वास्त को या तो वापस लें, और बाद में जो बात की जा रही है कि हम अपनी नहरों के किनारे और नहरों की लाइनिंग करके पानी बचाएंगे, सो वो तो तब देखा जाएगा जब ये पानी बचेगा। अनदर आइडिया कुड बी कि पहले उससे स्टार्ट कर दें, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, पानी को प्रिजर्व करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एंड शायद दैट वुड बी अ बेटर वे टू गो अबाउट इट। अच्छा जी, अगर हमारे पास टाइम है तो एक और बात आपको बता दें, क्योंकि एक यू टर्न लिया गया है जी, और वो भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है। कहा है कि चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे, चीन के साथ डीलिंग बहुत ही अच्छी करने जा रहे हैं और चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा, ये उनका कहना है। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे।
मतलब बेसिकली कुछ बातचीत पे बात शायद आगे बढ़ेगी, कुछ ऐसी किस्म की बात लग रही है। और चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। नीचे तो आई, मतलब 145 वाज अ जोक, बट एनीवे तो स्टॉक मार्केट में तेजी आई है, हम तब्दीली के मरहले में हैं और क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सो वहाँ पे भी ज़रा ये सीन हुआ है, तो वहाँ पे भी रीविजिट किया जा रहा है बेसिकली, चले यूटर्न ना भी कहें तो रीविजिट किया जा रहा है, बिकॉज आपको पता ही है कि चीन के साथ टैरिफ्स कहाँ से शुरू हुए थे, स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग लाइक 70-80 एंड वेंट अप टू 145, और फिर वापस चीन ने भी जो दिए थे वो भी कमाल की थी। कहाँ तक बात पहुँची थी वहाँ? कई 100% तक पहुँच गई, वो तो उन्होंने बहुत ज़्यादा आगे कर दिया था। सो बॉटम लाइन ये है कि लगता है कि इधर कोई बातचीत होगी एंड दे विल कम टू सम अंडरस्टैंडिंग। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आज भी एक मैच है एंड इट इज़ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान। अब लेट्स सी कि मुल्तान सुल्तान ने जो जीत का सफ़र कल से शुरू किया है वो आज जारी रहता है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो ऑलरेडी टॉप पे है उनका आज का मैच कैसा रहेगा। हाँ, इंटरेस्टिंग होगा मैच, और यस तो वो आप देखिएगा एंड जो भी रिजल्ट होगा अच्छा जी, लाहौर कलंदर जो है वो मुल्तान में मैच खेल के दोबारा आप लाहौर पहुंच गए हैं। सो ये उनकी लाहौर आमद के विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं। आपको पता है ना कि नेक्स्ट जो वीकेंड पे है वो दोबारा से लाहौर कलंदर और मुल्तान के बीच में ही है सैटरडे को, तो दैट्स अनदर मैच बिटवीन द टू टीम्स। सो द मैच दैट लाहौर जस्ट लॉस्ट टू मुल्तान, दे कैन मेक इट अप सैटरडे को एक और, हाँ तो एक और मौका जो है, और वो भी होम ग्राउंड अब लाहौर का होगा, सो दैट शुड हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट ऑन दैट एज वेल। तो ये हमने आपको PSL का भी बता दिया। अब हम बात कर रहे थे कराची के स्टेडियम के ना भरने की, लेकिन वैसे लोगों का इंटरेस्ट है, सो पीपल आर वाचिंग इट ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन्स, वो सारा मामला जो है वो तो चल ही रहा है। You're gonna see tomorrow. Bye, have a great day.